गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने आईओटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक सॉल्व किया था विद एक्सप्लेनेशन। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार अगर जो ये डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, वो एक बार जाकर उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने लगभग हर टॉपिक को रिवाइज किया है। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर जो टॉपिक दोबारा यहाँ यूज होगा तो उसको मैं रेफ़र कर दूंगा उसी तरीके से, मतलब क्योंकि आप लगातार ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए तो 1 से लेके 100 तक जब पूरा करेंगे तो प्रीवियस जो चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। एक शार्ट डिस्कशन हो जाएगा, डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। बाकी जो नए टॉपिक आएंगे उसको सेम वैसे ही डिटेल में डिस्कस करके एक बार अपने पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्डिनो आईडी में बूट लोडर क्या है, मतलब व्हाट इज बूट लोडर इन द आर्डिनो आईडी। ये सबसे पहली बात ये आती है कि बूट लोडर होता क्या है ना। तो बूट लोडर एक प्रोग्राम है छोटा सा, जो माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी जो होती है, जिसे आप रोम वगैरह कहते हैं, उसमें क्या होता है, स्टोर होता है। ये प्रोग्राम को अपलोड कराने में हेल्प करता है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं और उसको जो अपलोड करते हैं बोर्ड में, तो अपलोड करने में एक छोटा सा प्रोग्राम है वो हमारी हेल्प करता है, उसी को बूट लोडर कहते हैं। ठीक, जैसे ये हर जगह होता है। मतलब जैसे आप लोग बायोस पढ़े होंगे ना, बायोस पढ़े होंगे, तो बायोस जब आप पढ़े होंगे तो आपको बोला गया होगा कि बायोस एक क्या है, छोटा सा प्रोग्राम है। ओएस लोड होने से पहले, ओएस लोड होने से पहले कौन आपका होता है, बायोस लोड होता है। अच्छा, आप लोग जब प्रोग्राम रन कराते हैं थे आर्डिनो यूनो में, तो आप देखते होंगे कि कुछ वहाँ एलईडी ऑन होती थी, रन करने से पहले एलईडी ऑन होती थी। मतलब कुछ इनिशिएशन होता था कि भाई इसके जो कंपोनेंट हैं वो पावर अप हो जाएं, मतलब सब में पावर वोल्टेज चली जाए और सब लोग एक्टिवेट हो जाएं। तो एक्टिवेट करने का जो प्रोग्राम होता है उसको हम कहते हैं एक तरीके से बूट लोडर। तो सारे हार्डवेयर को इनिशिएट करना, प्रोग्राम को यहाँ पे अपलोड कराना, ये सारा काम जिस सॉफ्टवेयर का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बूट लोडर। ठीक है, तो आर्डिनो आईडी का जो डिफ़ॉल्ट बूट लोडर उसका नाम ऑप्टी बूट है। क्या नाम है, ऑप्टी बूट। इसका मतलब है जैसे बूट स्ट्रैप होता है ना, अलग अलग टाइप के बूट लोडर्स होते हैं अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पे जो होता है आपका वो होता है ऑप्टी बूट बूट लोडर यहाँ पे। तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट बूट लोडर ऑफ द आर्डिनो यूनो, तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्टी बूट है यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो इसके हिसाब से सारे, अब पीस ऑफ कोड बिल्कुल सही है, पीस ऑफ कोड है, लाइन ऑफ कोड है। इनिशिएट द स्केच, स्केच मतलब आर्डिनो प्रोग्राम, उसको इनिशिएट करता है, मतलब कि एक तरीके से अपलोड करता है। स्टोर्ड इन मेमोरी स्पेस, हाँ मेमोरी स्पेस में क्या होगा, स्टोर्ड होता है। मतलब यहाँ का ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव ना, सारे के सारे यही होंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बूट लोडर समझिएगा। ठीक है, बूट लोडर का मतलब है जो हम लोग यूएसबी के द्वारा, यूएसबी केबल के द्वारा, जब यहाँ पे आपका लैपटॉप होता था, यहाँ पे आपका बोर्ड होता था, लैपटॉप में आप प्रोग्राम बना के जब बोर्ड में अपलोड कर क्लिक करते थे, तो बोर्ड में अपलोड कराने का जो काम है जो सॉफ्टवेयर करता है उसे हम क्या कहते हैं, बूट लोडर कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये प्रोग्राम के रन करने से पहले रन कर जाता है, मतलब जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके रन करने से जस्ट पहले रन कर जाता है। कौन, आपका। तो ये याद है, ये भी रखिए कि फ्लैश मेमोरी में रहता है, किसमें रहता है, फ्लैश मेमोरी में आपका, एक तरीके से मतलब मेमोरी में आपका होल्ड हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़। एनीवेज ऑप्शन आपका यहाँ पे है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, बस एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे आर्डिनो इज आर्डिनो क्या है यहाँ पे ना, ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर। क्या ये एक टेक्स्ट एडिटर है आर्डिनो, या फिर ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर, देखिए ओपन सोर्स का मतलब एक तरीके से होता है जैसे लिनक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, ओपन सोर्स है, वही ओपन सोर्स यहाँ है। मतलब सोर्स कोड जहाँ पे क्या हो, विजिबल हो, सभी को अवेलेबल हो इजीली ना। ठीक, उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स। टेक्स्ट एडिटर मतलब जैसे नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड ना, जो भी आप सुनते हैं यहाँ पे वो सब क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर के अंदर रन कराने की एबिलिटी नहीं होती, प्रोग्राम को रन कराने की एबिलिटी नहीं होती है, बस वहाँ प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। जैसे नोटपैड पे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, वहाँ से रन नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन जो आर्डिनो है, जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम को लिखने के फीचर हैं और प्रोग्राम को कंपाइल करने के फीचर हैं, प्रोग्राम को रन कराने के फीचर हैं। मतलब कंपाइल भी हो सकता है आपका प्रोग्राम, रन भी हो सकता है और आप डेवलप भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म, इसे तो जहाँ पे तीनों चीज़ें होती हैं, जहाँ प्रोग्राम को बना सकते हैं,
प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इसको हम कहते हैं ये प्लेटफॉर्म है। क्या आपका एक प्लेटफॉर्म है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन भी करा सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। लैंग्वेज नहीं है ना, आर्डिनो लैंग्वेज नहीं है, तो बेटर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, या ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। चलिए यहाँ पे ये बोला गया है 43 ठीक कि 2 लाइन का कोड है, एलईडी इंटरफेसिंग विद आर्डिनो यूनो है। तो एलईडी इंटरफेस किया गया है, तो आपका कोड ये है डिजिटल राइट, जो एलईडी पिन है यहाँ पे। अब मान लीजिएगा कोई पिन नंबर हमने यहाँ चलो ले लिया 10 ले लिया, ठीक, पिन नंबर 10 लो है, ठीक, एलईडी पिन मतलब पिन नंबर कोई लिया गया है, एलईडी पिन हाई है। तो इसका मतलब क्या है, पिन एलईडी एक बार ऑफ होगी, एलईडी क्या होगी, ऑफ होगी, और फिर क्या होगी यहाँ पे ऑन होगी, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन देखें क्या कह रहा है, हम तो अपने हिसाब से सोच लिए कि सर ये एलईडी ऑफ होगी और ऑन होगी। एलईडी ऑफ एंड ऑन बिल्कुल सही है, एलईडी ऑफ और ऑन होगी। एलईडी ऑफ एंड ऑन बाई वेयरिंग वीसीसी, हाँ वोल्टेज जब आप बढ़ाते मतलब चेंज करते रहेंगे तो एलईडी क्या होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी। कैन इंट्रोड्यूस डिले फॉर बेटर आउटपुट, हाँ सही है। मतलब अगर आप डिले लगा दो, जैसे हम लोग अक्सर क्या होता था लिखते थे डिजिटल राइट, और यहाँ पे पिन नंबर 10 अगर तो लो, और यहाँ पे डिले लगाते थे ना, डिले लगाते जिससे हमें आउटपुट दिखता था प्रॉपर, डिले ना लगाते तो 1 सेकंड यहाँ मिली सेकंड पास होता है, क्या पास होता है, मिली सेकंड, तो 1 सेकंड का डिले हो गया। और अगेन डिजिटल राइट, इस कंप्लीट लिखिएगा आप यहाँ पे, इसको हाई कर दिया, तो ऐसे एलईडी ब्लिंक करने लगती थी, ऑन ऑफ दिखता था। अगर आप सीधे डिले हटा दो ना वहाँ प्रोग्राम से, तो आपको ये आउटपुट सही से दिखेगा नहीं, तो बिल्कुल आला कौन सा ऑप्शन होगा, आल ऑफ द इबव यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के लिए ये बेटर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि SQ3 आर यहाँ पे ना का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ठीक है। SQ अलग रहेगा, 3R का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 R हैं, तो SQ R और R। इसमें बोला गया है कि भाई इनमें 3R का मतलब क्या है ना, बस ये पूछा गया यहाँ पे, इसके मीनिंग नहीं पूछी गई है। तो देखिए वही है, कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है। तो SQ यहाँ पे SQ3R का मतलब है, ये एक मेथड है, ये क्या है, मेथड है कॉम्प्रहेंशन को रीड करने का ना यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर इस मेथड के द्वारा, जैसे होता नहीं एक तरीका है पढ़ने का, जिसके द्वारा अगर स्टूडेंट पढ़ें किसी कॉम्प्रहेंशंस को तो वो ज़्यादा इंगेज रहेंगे, ठीक है। मतलब जो रीडिंग मटेरियल होगा उसके साथ क्या रहेंगे, इंगेज रहेंगे, मतलब एक एक्टिव इंगेजमेंट हो जाएगा उनके साथ। मतलब एक तरीके होता नहीं कि जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, किसी के पास मेथड भैया ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, यहाँ से शुरू करो, ये लाइन पहले पढ़ो, या ये तरीका अपनाओ, तो उसी तरीके से SQ3R का एक मेथड है कॉम्प्रहेंशन को रीड करने का। तो अगर इस मेथड को फॉलो किया जाता है तो मतलब जो रीडर्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर इंगेज्ड हो पाते हैं या मतलब कॉम्प्रहेंशन पैराग्राफ के साथ, बस और कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एस का मतलब यहाँ पे होता है सर्वे, एस का मतलब क्या होता है, सर्वे होता है। क्यू का मतलब यहाँ पे है क्वेश्चन से है, क्या है, क्वेश्चन से है, मैं सब बता दे रहा हूँ फिलहाल। और आर का मतलब यहाँ पे रीड है, पहले आर का मतलब क्या है, रीड है। दूसरे आर का मतलब यहाँ पे रिसाइट है, और तीसरे आर का मतलब यहाँ पे रिव्यू है, ठीक। तो सर्वे, क्वेश्चन, तो उनका सिंपल सा कहने का मतलब है भाई, उन्होंने हर चीज हर लाइन में क्या है अपने आप को वहाँ पे बोला है। जैसे यहाँ पे पहले वही है कि भाई सर्वे करना है क्या है वो, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं ना, क्या क्या हेडिंग बन सकता है, तो आप थोड़ा उसको पूरे पैराग्राफ को, पूरे कॉम्प्रहेंशन को क्या कर लो, आप हेडिंग में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उनका तरीका है यहाँ पे एक तरीके से। फिर उनके क्वेश्चन के आंसर्स को देखो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कोई अनसीन पैसेज वगैरह, तो देखते हैं भाई ऐसे पढ़ो, क्वेश्चन देख लो, या उसको डिवाइड कर दो कई पार्ट में यहाँ पे ना, ठीक है। रिसाइट मतलब समराइज टाइप होता है कि चीज़ों को समराइज कर लो। रिव्यू का मतलब फिर एक बार दोबारा जाके क्या करो, आप उसे दोबारा देखो, रिवाइज करो। तो फिलहाल के लिए ये एक मेथड है। और यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, व्हाट आर द 3R, हाँ 3R का मतलब रीड, रिसाइट, रिव्यू, तो ऑप्शन नंबर सी, रीड, रिसाइट और रिव्यू यहाँ पे। नेक्स्ट, इज ए डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, नोटिस, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ जो चीज़ें जैसे ईमेल है ना,
लेटर है, मिनट्स हैं, नोटिस है। तो आपको सर्कुलर, मेमो सॉरी ना, मेमोरेंडम जिसे कहते थे, नोटिस, मिनट्स सब बताए गए थे। तो इसमें नोटिस का मतलब बस ये था कि एक शार्ट ना, एक शार्ट आपका मैसेजेज डॉक्यूमेंट जो एक पब्लिकली किसी या किसी के लिए क्या इन्फॉर्म कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो एक शार्ट, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इसमें नहीं होता, एक शार्ट मैसेजेज होते हैं इसमें। जब किसी को कुछ बताना होता है उसी को नोटिस कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए थोड़ा पहली वीडियो प्रेफर करिए आप, वहाँ पे उसके बारे में बताया गया। अगेन डिफरेंसेस चारों देख लीजिए जाके कि नोटिस क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, मिनट्स का मतलब ये बताया गया था कि आप, मिनट्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग्स, सिंपल वे में अगर बोले तो रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग्स। इसका मतलब है कि भाई जैसे मिनट्स का मतलब ये होगा कि भाई पूरा शेड्यूल एक तरीके से ना, दिन भर का क्या शेड्यूल है। मतलब कि सुबह अगर मैं 9 बजे से कोई शेड्यूल स्टार्ट करता हूँ, 9 बजे 9:10 पे क्या होना है, उसके बाद 9 से 10 के बीच में क्या होना है, 10 से 11 के बीच में क्या होना है, ये सारा जो एक प्रॉपर टाइम एक्शन के साथ कोई अगर डॉक्यूमेंट बनाया गया उसे हम क्या कहते हैं, मिनट्स कहते हैं। और जब आपको कोई एविडेंस के लिए यूज करना है, इसका मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है वो कोई अच्छा एविडेंस तब माना जाएगा जब उसमें ये लिखा हो भाई इस समय ये हुआ था, इस समय ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, मतलब टाइम और एक्शन सब उसमें मेंशन हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यार सबूत के लिए क्या, एविडेंस के लिए क्या आपके बेटर डॉक्यूमेंट मिनट्स, यहाँ पे क्या होंगे आपके, मिनट्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट। चलिए मैं ऑलरेडी आपसे हालांकि बोला भी था, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक बार अगेन रिवाइज कर दे रहा हूँ चीज़ों को कि ये ना, ये व्हाट्सअप कांटेक्ट है और इस पर आप कोई इशू आता है उसके बावजूद भी, तो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो क्या करिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, 46 ना, 46 हाँ। इसमें क्या दिया हुआ है, रोल ऑफ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग इन द IoT आर्किटेक्चर। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल है, नीड फॉर अन प्रीमाइसेज होस्टिंग। देखिए प्रीमाइसेज होस्टिंग का मतलब सिंपल सा हो जाता है भाई, अगर कोई चीज़ आप क्लाउड से ना एक्सेस करके सब कुछ खुद से इम्प्लीमेंट करके करते हो तो हम अन प्रीमाइसेज कहते हैं। अन प्रीमाइसेज मतलब, कहने का मतलब ये हुआ, सुनिएगा, जैसे आप एक कंप्यूटर है, अगर आप इस कंप्यूटर में कोई डेटा है वो आप क्लाउड से, कोई डेटा बाहर से एक्सेस करो, उसे हम कहते हैं क्लाउड एक्सेसिंग है, ठीक। फिर यहाँ कोई प्रोग्राम है आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करके क्लाउड से ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं क्लाउड एक्सेसिंग है। लेकिन अगर ये डेटा और प्रोग्राम सब आप खुद ही अपने कंप्यूटर के अंदर मेमोरी वगैरह ले करके इसको डेटा को भी स्टोर कर लो, प्रोग्राम इंस्टॉल कर लो, तो उसे हम कहते हैं ये ऑन प्रीमाइसेज होस्टिंग है, मतलब कि आपने क्लाउड का यूज नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं जब आप क्लाउड का यूज नहीं करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा ऑन प्रीमाइसेज। तो रिमोट प्रोसेसिंग पावर, हाँ बिल्कुल सही है कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे ना, कि सिंपल सी बात है कि भाई एक पावरफुल सर्वर ना, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे IoT के टर्म में भी अगर बात करो तो IoT जो डिवाइसेस होती हैं उनके पास ज़्यादा कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी थोड़ी होती है, उनके पास ज़्यादा स्टोरेज थोड़ी होता है। अरे सेंसर हैं, थोड़ी थोड़ी डिवाइसेस हैं, तो अगर IoT सिस्टम में हमें ज़्यादा डेटा स्टोर करके कंप्यूटेशन पावर देनी है, हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, क्लाउड। और वहाँ पे सर्वर, वहाँ पे प्रोसेसिंग पावर, वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स सिस्टम सब इंस्टॉल करके इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस डिवाइस को डेटा ले करके यहाँ प्रोसेस करके फिर आउटपुट आ जाता है। मतलब कि वो ये लोग वो चीज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए यहाँ पे क्लाउड यूज किया गया। तो क्लाउड एक तरीके से क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, रिमोट प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड कर रहा है। और इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि भाई ये जो डिवाइसेस हैं ये अलग अलग लोकेशन पे हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं, ठीक है, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में है। तो ये क्लाउड के थ्रू क्या कर रही हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट कर ले रही हैं। क्लाउड ना होता तो कम्युनिकेट ना कर पाती यहाँ पे सही तरीके से। इसलिए जाहिर सी बात है, बोल सकते हैं क्या, इनहेंस कर रहा है इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन ना। तो प्रीमाइसेज मतलब समझ गया ना, अनप्रीमाइसेज मतलब ये जस्ट अपोजिट हो गया उसका, ये क्लाउड ही नहीं है यहाँ पे ना। तो अगर क्लाउड जहाँ नहीं होता है उसी को हम कहते हैं ऑन प्रीमाइसेज होस्टिंग, सब कुछ खुद से सर्वर पूरा बना के सारे काम करना, किसी रिमोट लोकेशन में डिपेंड ना होना। तो यहाँ का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज BNC, ठीक। नेक्स्ट,
47 इसमें आपका है क्या, द इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ईमेल एज कम्युनिकेशन मीडियम इज ना। इसेंशियल फीचर क्या है, और ईमेल का सोचिएगा थोड़ा सा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ईमेल की बात हो रही है तो ईमेल ऑटोमेटिक फिलिंग। तो ऑटोमेटिक फिलिंग से आप क्या समझते हैं यहाँ पे, जैसे जब ईमेल आता है उसका मतलब है वो अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाता है, अपने आप फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि किस बॉक्स में जाना, इनबॉक्स में जाना है मेल को, आउट बॉक्स में जाना है, किस स्पैम में जाना है, वो अपने आप क्या हो जाता है, हर बॉक्स में फिल हो जाता है, एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज होता है, उसका ये रेफरेंस है यहाँ पे। तो ठीक है, ईमेल के अंदर ये फीचर होते हैं। फैसिलिटी टू सेंड कॉपी ऑफ मैसेज, हाँ आपने पढ़ा है CC/BCC के बारे में। तो CC/BCC करते क्या है, जो मैसेज आप भेज रहे थे प्राइमरी रिसिपेंट को, वो दूसरों को उसकी कॉपी दूसरों को भेज सकते हैं, तो ठीक है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। CC का मतलब बताया था, दोनों का मत काम होता है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो दोनों काम होता है डुप्लीकेट कॉपी भेजने के लिए। BCC में क्या होता है कि प्राइमरी जो रिसिपेंट होता है, जो 2 के अंदर पास होता है, उसको नहीं पता होता कि मेल कौन कौन से सेकेंडरी रिसिपेंट है, मेल किसके किसके पास भेजी गई है, किसके किसके पास कॉपी को भेजा गया है। लेकिन जो कार्बन कॉपी मेथड होता है उसमें इसको पता होता है प्राइमरी रिसिपेंट को कि मेल किसके किसके पास भेजी गई है, मतलब कॉपी किसके किसके पास भेजी गई है। ऑटोमेटिक रिट्रीवल, बिल्कुल ऑटोमेटिक रिट्रीवल ही होता है मेल में ना, हम लोग रिट्रीव थोड़ी करते हैं, वो अपने आप स्टोर होकर डाउनलोड होकर क्या हो जाता है, आकर के हमारे बॉक्स में सेव हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आप देखिए आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे भाई, विच इज नॉट द सिनोनिम ऑफ मेमो, इसमें से कौन सा मेमोरेंडम, इसे मेमो का मतलब क्या होता है मेमोरेंडम, इसमें कौन सा इसका सिनोनिम नहीं है। देखो मेमोरेंडम को जब बोला गया था, मेमोरेंडम को तो कहा गया था एक शार्ट या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। अगर कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जो कि स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बना रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम। यहाँ पे ना ये शार्ट डॉक्यूमेंट ही हुआ, डिटेल्ड नहीं होगा यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये बोला गया कि जैसे मान लो कोई एक HR सॉरी कोई एक ग्रुप है, उसको कोई उससे कम्युनिकेशन करना, उसको किसी चीज़ के बारे में बताना है। एक आपने HR टीम या हेड क्या करेगा, कोई बंदा या HR क्या करेगा, वो अपना यहाँ पे एक नोट्स बनाएगा छोटी सी और ले जाके ग्रुप में शेयर कर देगा, या ग्रुप वालों को दे देगा कि भाई ये काम करना है, या ये कोई पॉलिसी चेंज हुई क्या हुई है ना, मतलब एक ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। तो इस जो ये बना हुआ है डॉक्यूमेंट, इसे मेमोरेंडम कहते हैं, मेमो कहते हैं, ठीक यहाँ पे ना। तो वही बोला गया कौन सा मेमो का सिनोनिम नहीं है। इसके बाद जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर यही चीज़ सर्कुलर है जब ये बड़े ऑडियंस के लिए हो, लार्ज स्केल, जैसे पूरा कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हो ना, मतलब अगर पब्लिक ऑडियंस है, ज़्यादा ऑडियंस है, उसके लिए अगर इसी चीज़ को बना दिया गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। मैसेज तो एक अनऑफिशियल तो हो गया। मिनट्स जो होता है, मैंने अभी बता के रहा हूँ मिनट्स क्या होता है, रिकॉर्ड सब मीटिंग होता है, मतलब पूरे दिन का डिटेल जो डिस्कशन अगर किसी डॉक्यूमेंट में किया गया है, कब किस टाइम पे क्या एक्शन होना है, कहाँ से कहाँ जाना है, तो उसे मिनट्स कहते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर मेमोरेंडम, एक मिनट सॉरी, मेमो का यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ, कन्फ्यूजन ना हो कोई। जो यहाँ पे मेमोरेंडम है, तो मेमो का सिनोनिम नहीं है ना, सर्कुलर हो सकता है अगर चारों ऑप्शन में देखना चाहोगे, लेकिन हाँ ध्यान देना सेम नहीं होता, ये लार्ज ऑडियंस के लिए है सर्कुलर, और ये स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। मेमोरेंडम तो उसी का एक नाम है, मैसेज एंड ऑफिशियल है, ये उसके जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें डिटेल्स होता है, हर टाइम के अकॉर्डिंग एक्शंस उसमें मतलब पूरा मेंशन्ड होते हैं उस डॉक्यूमेंट में। सब डॉक्यूमेंट हैं 49। सेंसर कन्वर्ट्स ना, सेंसर कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू विच डोमेन। अच्छा, सेंसर की जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे, सेंसर एक ऐसे डिवाइस है जो ये इन्वायरमेंट होता है, यहाँ से जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है, फिजिकल फिनोमेनन होते हैं, जैसे टेम्परेचर क्या है, लाइट क्या है ना, यहाँ का प्रेशर क्या है, यहाँ पे एयर क्वालिटी क्या है, इन सबको मीजर करना, इन सबको मीजर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, ये काम किसका होता है, सेंसर का होता है। मतलब एक एरिया से टेम्परेचर वगैरह को मीजर करके एक मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। और ज़्यादातर जो टेम्परेचर की बात करोगे, लाइट की बात करोगे, गैसेस की बात करोगे, ये ज़्यादातर एनालॉग होते हैं। क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं। मैंने ये पढ़ाया हुआ है एनालॉग सेंसर क्या होता है, डिजिटल सेंसर क्या होता है, जहाँ पे जो सेंसर के पास दो से ज़्यादा वैल्यू हो। जैसे मैंने कहा था कि अगर टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर कभी 20 हो, कभी 25 हो, कभी 26 हो, कभी 27 होगा, ये टेम्परेचर ढेर सारी वैल्यू को
टेम्परेचर सेंसर दिखा रहा है इसलिए एनालॉग होगा। लेकिन कोई ऐसा सेंसर जैसे मोशन सेंसर है, मोशन सेंसर है, अब मोशन सेंसर में या तो मोशन होगा तो वैल्यू क्या आएगी 1, नहीं होगा तो क्या आएगी 0। जब भी देखोगे तो 1 या 0 1 या 0, तो कैसा सेंसर है आपका, डिजिटल सेंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा सेंसर आपके क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन हाँ क्वेश्चन क्या था कि सेंसर कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नहीं मैकेनिकल तो एक तरीके से अनरिलेटेड यहाँ पे हो गया ना। अगर बात इसी करें मैकेनिकल की बात करें तो वो तो यहाँ पे मैकेनिकल फॉर्म में तो कोई चीज़ हो कन्वर्ट नहीं होती, सेंसर तो नहीं करता, ठीक है। मैकेनिकल का मतलब जैसे मूवमेंट, मोशन है, मोशन एक मैकेनिकल, अब सेंसर मोशन थोड़ी क्रिएट करता है ना यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल को आप बोल सकते हैं टारगेट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल खुद ही इलेक्ट्रिकल में होते हैं। एनालॉग अगर होते हैं तो किस में होते हैं, इलेक्ट्रिकल में होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन डिजिटल होगा। डिजिटल आप यहाँ से सोच सकते हैं कि यार कुछ जो सीपीयू होता है, सीपीयू सिंपल सी बात है, या जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो डिजिटल डेटा पे काम करता है। तो यहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, तभी ये काम कर पाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये अनरिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो हालांकि आप यहाँ पे ऑप्शन क्या रेफर कर सकते हो, डिजिटल। और वैसे सेंसर का काम हो सकता है, बट सेंसर का मेन काम नहीं होता। आपने पढ़ा होगा एनालॉग एडीसी पढ़ा होगा आपने, एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है ये एडीसी, क्या करता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है ना। ये काम सेंसर का तो नहीं होता, ठीक है। बट मान लो कोई ऐसा सेंसर है जिसमें डेटा डिजिटल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट सेंसर के अंदर लगा दिया जाए तो हो गया काम आपका। तो बेटर ऑप्शन की बात मैं यहाँ पे करूँ तो वो होगा आपका डिजिटल बस। लेकिन ये है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा ठीक है कि हमको 4 ऑप्शन है, किसी एक को क्या करना है, जो सबसे बेटर दिखे, रिलेटेड दिखे, उसको क्या करना है, हिट करना है। तो वो तो हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर 50 है। माइक्रो कंट्रोलर आर एम्बेडेड सिस्टम, हाँ बिल्कुल सही है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो छोटे ढेर सारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन हो, ढेर सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से बना के कोई सिस्टम बना है, उसे हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम ना। जैसे आईओटी के जितने प्रोग्राम्स हैं सब एम्बेडेड सिस्टम है, क्योंकि आईओटी का जो प्रोग्राम होता है, आईओटी जो सिस्टम बनता है, आईओटी का प्रोग्राम नहीं, जो आईओटी का सिस्टम बनता है उसमें माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, उसमें सेंसर्स होते हैं, उसमें एक्चुएटर्स होते हैं, उसमें डिवाइसेस। तो जो एक सिस्टम क्रिएट होता होगा यहाँ पे उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। लेकिन अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में भी तो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है, और मेमोरीज हैं, यहाँ पे क्या है, मेमोरीज हैं, आईओ पोर्ट हैं, और आपने पढ़ा था एडीसी कंपोनेंट है, डीएसी कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट मिला के तो माइक्रो कंट्रोलर बना है। तो माइक्रो कंट्रोलर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, अब जाहिर सी बात है यार, यहाँ अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं मैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक की बात करूँ, जैसे वॉशिंग मशीन है उसके लिए अलग माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रोवेव ओवन है उसके लिए अलग माइक्रो कंट्रोलर, अगर आपका एसी है उसके लिए अलग माइक्रो, मतलब कहने का मतलब अलग अलग ये सिस्टम के लिए अलग माइक्रो कंट्रोलर। तो जैसा एप्लीकेशन होगा, जैसा यूज होगा, वैसा माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन होगा। जैसे टाइप भी आपने देखा होगा, कई टाइप के होते हैं। हार्वर्ड, हाँ बिल्कुल, हार्वर्ड मैंने कल भी बताया था कि भाई एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जहाँ पे जो मेमोरी है यहाँ पे, अगर वो मेमोरी एक डेटा के लिए होती है, मेमोरी एक प्रोग्राम के लिए होती है, यहाँ पे एक डेटा के लिए, एक प्रोग्राम के लिए, अगर डेटा और प्रोग्राम के दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्वर्ड माइक्रो कंट्रोलर है। और अगर दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं डेटा और प्रोग्राम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये वॉन न्यूमान है, क्या है, वॉन न्यूमान है माइक्रो कंट्रोलर ना। ये चीज़ें यहाँ बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो ठीक है, कई बार रिपीट हो गए तो सही है, आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए थोड़ा सा यार इरेजिंग में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया करिए, बस 1 मिनट। इसमें बोला गया है 51 ना, 51 में क्या है, IoT इनेबल्ड, ठीक है, IoT इनेबल्ड टेक्नोलॉजी इंक्लूड द फॉलोइंग, टेक्नोलॉजी इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब IoT क्या इंक्लूड करता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो होंगे ही IoT में ना। जैसे आप TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है, ठीक है, या आपने वहाँ देखा होगा HTTPS, आपने पढ़ा होगा HTTPS। तो HTTPS क्या है, आपका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब जाहिर सी बात है यार, प्रोटोकॉल तो हर नेटवर्क में होगा और बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा। वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क यहाँ पे ना, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मतलब ये जो हम चाहेंगे कि जब जैसे आप ऐसे समझिएगा, ये IoT है, IoT सिस्टम है, जब IoT सिस्टम में कहीं भी कोई डेटा जाए तो वहाँ ऑथेंटिकेशन हो, अथराइजेशन हो ना,
डेटा हर किसी को ना दिखे, डेटा इंटीग्रिटी हो, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी हो, अगर ये सब कुछ होता है तो हम कहेंगे हाँ भाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वहाँ पे ऐड है ना। वायरलेस सेंसर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आप इतना बोल सकते हैं जैसे जो WSN, इसको शार्ट में अक्सर WSN बोलते हैं, वो कई जगह फुल फॉर्म भी पूछा गया। WSN मतलब है वायरलेस सेंसर नेटवर्क यहाँ पे। तो जो आप कोई जब स्मार्ट सिटी आपने बनाया, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में अलग अलग यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है, तो कहीं लाइट सेंसर है, तो कहीं ह्यूमिडिटी सेंसर है, तो कहीं एयर पोल्यूशन सेंसर है, तो कहीं पे मॉइस्चरिंग सेंसर है। ये सारे सेंसर्स आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं, और डिवाइसेस भी कनेक्टेड हैं, तो मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो जहाँ भी IoT सिस्टम क्रिएट होगा, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो आपके पास कोई किसी मॉनिटरिंग सिस्टम में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज में हो, होम ऑटोमेशन में हो, कहीं भी होगा, तो बहुत सारे सेंसर्स हैं जो इस तरीके से कनेक्टेड होने के हम लोग कहते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो यही बात है, हर IoT का एग्जाम्पल ही वायरलेस सेंसर नेटवर्क यहाँ पे। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग तो है ही है, इसको क्या बताना। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बगैर, एक मिनट, क्लाउड कंप्यूटिंग के बगैर तो कोई डेटा ना तो होल्ड होगा, ना तो कोई एनालिसिस हो पाएगी, ना तो कोई प्रोसेसिंग हो पाएगी। तो बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। एक मिनट, नेक्स्ट आपका 52 एम्बेडेड। अच्छा, लिटरल की बात यहाँ पे करी गई, किसकी बात करी यहाँ पे, लिटरल की। एक मिनट, लिटरल, ठीक है। लिटरल का मतलब वैसे कांस्टेंट की तरह कुछ होता है, ठीक है। आप जैसे कांस्टेंट समझते हो, या इनिशियलाइजेशन जो आप करते हैं, खास करके यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कुछ भी A=IICS, तो IICS एक स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, और इसको हम लिटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटरल्स यहाँ पे ना। वैसे लिटरल्स इंटीजर में भी होता है, जैसे A=10 है, अगर आपने वैल्यू इनिशियलाइज करके फिक्स कर दी है आप तरीके से, तो ये भी क्या है, इंटीजर लिटरल है, ठीक। और अगर आपने A=2.5 कर दिया तो ये क्या है, फ्लोट लिटरल है ना। अगर आपने कैर A कर दिया तो कैरेक्टर लिटरल है, ठीक। तो यहाँ पे लेटर, जो एक लेटर होता है, तो लेटर को क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे वन भी एक लेटर, या ए लेटर, वर्ड, डिजिट, तो ये सब क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता 10, तो 10 क्या है आपका, ये इंटीजर दिया होता कि इंटीजर एक लिटरल है, सही है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना, ये ऑप्शन बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन क्या रहेगा, बेटर रहेगा। तो क्योंकि स्ट्रिंग, इसको मैं लिटरल बोल रहा हूँ, और ये क्या है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट है, मतलब कि अगर इस तरीके से कोई चीज़ बनाई गई है तो एक किसमें आएगा, जितने भी इंटीजर कांस्टेंट भी लिटरल है, फ्लोट कांस्टेंट भी लिटरल है, लिटरल कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ के लिए अगर इंटीजर फ्लोट कुछ दिया नहीं है, स्ट्रिंग का नाम लिया है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होगा आपका, लिटरल होगा, और यही ऑप्शन आपका बेटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, 53 देखिएगा। तो 53 में बोला जा रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट अर्डिनो कोड, अर्डिनो कोड के बारे में क्या सही है। चलिए, सेटअप इज ए स्टार्टअप फंक्शन, सही है। एक मिनट, मोबाइल चार्जर, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ आने के बाद ये सेटअप इज ए स्टार्टअप फंक्शन, सही है। जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जो स्टार्टअप कोड होते हैं ना, इनिशियलाइजेशन वाले कोड होते हैं, वो सब कहाँ रखे जाते हैं, सेटअप फंक्शन में। दो, आपको जैसा कि पता है, हर अर्डिनो प्रोग्राम जिसे हम स्केच कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट दो फंक्शन रखता है, एक होता है सेटअप और एक होता है लूप। तो सेटअप के अंदर हम कोड लिखते हैं जो इनिशियलाइजेशन वाला कोड होता है, जैसे पिन मोड, सीरियल डॉट बिगिन ना, कुछ इनिशियलाइज करना है तो वहाँ पे। और अगर हमें एक्शन परफॉर्म करना, जो मेन एक्शन वाला कोड था, वो कहाँ लिखा जाता है, लूप के अंदर ना। तो लूप का कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है, और सेटअप का कोड एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या है, लूप एग्जीक्यूटेड रिपीटली, सही है। आल्सो उन्होंने जो स्केच, हाँ, जो अर्डिनो कोड होता है उसे हम स्केच भी बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है, सिंपल सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट, अर्डिनो डॉट एच, ठीक है। तो ये जो अर्डिनो डॉट एच है, ये एक हेडर फाइल है, क्या है, हेडर फाइल है। और इस हेडर फाइल, मतलब क्वेश्चन क्या है, एवर ड्यूड सॉफ्टवेयर अपलोड द हेक्स फाइल। जैसे देखिए, अब जितनी हेडर फाइल्स होती हैं ना, हेडर फाइल्स के बारे में आपको बोला गया था कि एक ऐसी फाइल्स होती है जहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन के डिक्लेरेशन या डिफिनीशन रखी होती है, ठीक है। जब हम कोई फंक्शनलिटी अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, जिससे आप पाइथन में मॉड्यूल्स जैसी चीज़ों को पढ़ते थे यहाँ पे। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आप जैसे प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, उसके लिए हेडर फाइल कौन थी, stdio.h।
जब तक आप stdio.h लगाएंगे नहीं तब तक printf वर्क नहीं करेगा। इसी तरीके से अर्डिनो के बड़े सारे कोड्स हैं, अगर आप सी लैंग्वेज में ना अर्डिनो के फंक्शनलिटी को यूज करना चाहेंगे या कहीं भी यूज करना चाहेंगे तो आपको ये जो हेडर फाइल है ये ऐड करनी पड़ेगी। अब अर्डिनो में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता है इसलिए हम लोग कभी लगाया नहीं, बट अगर आप सोचिए किसी और एडिटर पे जाइएगा तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, हैज इंक्लूड। ये तरीका बताया गया था ना आपको कि हेडर फाइल का नाम लिखने के लिए कौन सा तरीका आप यहाँ पे यूज करोगे, तो क्या लिखना पड़ता है, हैज। प्री प्रोसेसर है, ये कीवर्ड है, इसको मिला के हम बोलते थे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यहाँ पे, और ये हेडर फाइल का नाम है, ठीक। तो अब एवर ड्यूड जो होता है ये देखा जाए तो एक AVR जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें एक अपलोडर डाउनलोडर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो इसमें ये हेक्स फाइल को या फिर कह सकते हैं आप यहाँ पे जो भी हेडर फाइल उसको क्या करता है, अपलोड करवाता है, प्रोग्राम में लेके आके ऐड करता है। और जितनी भी आर्डिनो के अंदर कोर फंक्शनलिटी हैं, जैसे मैंने बताया था कि प्रिंट ऑफ स्कैनफ एक अलग चीज़ है, और आर्डिनो के अंदर जैसे आप कह सकते हैं पिन मोड है, डिजिटल डॉट राइट है, डिजिटल डॉट रीड है, ये डिजिटल रीड है, ये सारी चीज़ें जो फंक्शंस हैं वो सब किस हेडर फाइल के अंदर है, आर्डिनो डॉट है। जब तक ये नहीं लगाओगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। आर्डिनो यूनो में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता है इसलिए हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कहीं और प्रोग्रामिंग करेंगे, किसी और एडिटर पे करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा। तो ये सही सिंटैक्स हो गया, और ये सारी फंक्शनलिटी के बारे में बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि ये जो एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारे जब हमने करके दिखाया नहीं था आपको कि प्री प्रोसेसर का मतलब है कि आके फाइल अपलोड हो रही है कहाँ, आपके प्रोग्राम में। तो जो अपलोड हो रही है आपके प्रोग्राम में वो कौन करता है यहाँ पे, एवर ड्यूड नाम का आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिएगा, Arduino.h के अंदर ये जो फंक्शंस हैं आपके कौन कौन से, जैसे डिजिटल रीड है, डिजिटल राइट, एनालॉग रीड, एनालॉग राइट, पिन मोड है, डिले है, ये सब किसके अंदर है, Arduino.h के अंदर। अगर ये नहीं लगाओगे तो ये सब फंक्शन काम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, स्टोचैस्टिक ना, ठीक है, स्टोचैस्टिक यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एक बार फिर आ गया, कल आपको डिस्कस किया गया था। दो टाइप कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ओपन लूप, कंट्रोल लूप। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम मतलब जो आल डिवाइसेस को कंट्रोल करे, कब किसको किस सीक्वेंस में काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिस्टम बनते हैं इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, किस कंपोनेंट को किस ऑर्डर में काम करना है, ये यूनिट जो हैंडल करते हैं उसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक ओपन लूप होता है, एक क्या होता है आपका क्लोज लूप होता है, जिसमें फीडबैक नहीं होता, ओपन लूप है, जिसमें फीडबैक हो क्या होता है, क्लोज लूप है। इसके हिसाब से एक बार जाके आप फिर से इनका डिफरेंस देखिए, ठीक है, वो सब बताया गया आपको। तो यहाँ के हिसाब से फीडबैक विद अननोन रैंडम एक्शंस, पॉजिटिव फीडबैक विद अननोन रैंडम एक्शन, नेगेटिव फीडबैक विद ऑल अननोन रैंडम एक्शन। ये देखिए एक अलग डिटेल क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम टेकन है यहाँ पे समझाना, तो मैं इसका सिंपली आंसर यहाँ बता दे रहा हूँ, फीडबैक विद अननोन रैंडम एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, कोई रोल इसमें होता नहीं है, ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक का रोल नहीं होता। चलो इसमें एक बेसिक सा इंट्रो दे रहा हूँ। जो स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम होता है, ये इस टाइप का एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो एक अनसर्टेनिटी पे क्या करता है, ऑपरेट करता है। मतलब कि आप कह सकते हैं रैंडमली, मतलब कुछ भी बिहेवियर चेंज हो जाए, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसका रैंडमली बिहेवियर कुछ भी चेंज होता रहे। तो इस तरह का कोई कंट्रोल सिस्टम है, मतलब पहले से फिक्स नहीं है कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा क्लोज के करीब लेके जाइएगा। भाई क्लोज में क्या होता था कि सिचुएशन के हिसाब से एक्शन चेंज होता था रैंडमली यहाँ पे ना, जो भी पहले से कुछ फिक्स नहीं होता था। तो हम इस सिंपल ही बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो फीडबैक तो रहेगा, फीडबैक तो रहेगा विद अननोन रैंडम एक्शंस ना, मतलब क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो कुछ पता एग्जैक्टली नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्टोकेस्टिक, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे तो ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक का कोई मतलब विशेष नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे ये फिर से आगे देखिए, कल काफ़ी सारे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन जो मिले थे। प्रोग्राम मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी मैंने बताया था आपको, एक दरअसल ये क्या है, मैक्रो है। क्या है, मैक्रो है। जब हम लोग किसी कांस्टेंट को बना के उसको फ्लैश में स्टोर करना चाहते हैं, जो एसरैम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो फ्लैश में करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ये मैक्रो यूज करते हैं। इस पर कल डिटेल्ड पूरा डिस्कस हुआ था, तो अब मैं अगेन उसको इसमें डिस्कस नहीं डिटेल में करूँगा, क्योंकि अगेन वीडियो बड़ी हो जाएगी ना। और उसमें ये बताया गया था कि भाई ये किस हेडर फाइल में, तो बताया गया था AVR PGM स्पेस, कौन सा है, AVR PGM स्पेस, ये ऑप्शन सही है, ठीक। ये इसमें से कोई भी सही नहीं है, कुछ होते नहीं है सब ना, ये सब कुछ होते नहीं है यहाँ पे।
तो वो एक ही सही हेडर फाइल है। नेक्स्ट यहाँ पे 57, IoT डिवाइस एन IoT डिवाइस में नीड इंटरफेस फॉर, मतलब जो IoT डिवाइस है उसको क्या ज़रूरत हो सकती है, किसके लिए इंटरफेस की ज़रूरत हो सकती है? सेंसर्स, बिल्कुल। ओके, तो बिना, मतलब जाहिर सी बात है IoT में बिना डेटा कलेक्ट किए कोई काम ही नहीं होना, तो सेंसर तो चाहिए ना, जिसका यूज होता है इन्वायरमेंट डेटा को कलेक्ट करना, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, गैसेस हो, प्रेशर हो, लाइट हो, इन सबको क्या करना है, अगर डेटा कलेक्ट करना है तो सेंसर चाहिए आपको, इसके बगैर तो काम नहीं होगा। ऑडियो वीडियो, हाँ जैसे कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे जैसे आप कह सकते हो स्मार्ट डोरबेल है, स्मार्ट डोरबेल है ना, कोई डोरबेल अगर मतलब ऑन किया तो कौन है वो दिख जाए, तो अपने सर्विलांस सिस्टम है, वॉइस असिस्टेंट है, कोई माइक्रोफोन, स्पीकर या कैमरा की जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो के साथ डील करना पड़ता है, तो इसके लिए भी इंटरफेसेस तो चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है ही है, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ होना ही नहीं यहाँ पे ना। तो चाहे आप उसको अपने लोकल में आप चाहे ईथरनेट यूज करें, चाहे वाईफाई यूज करें, चाहे ब्लूटूथ, चाहे जिगबी, चाहे कुछ भी यूज करें, मगर आपको एक कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए आपका, ठीक। तो इसका मतलब आंसर नंबर क्या सही होगा आपका, ऑल ऑफ द यहाँ पे। द डिफरेंसेस इन द ओपन लूप एंड क्लोज, अच्छा और देखिए एक और तुरंत अभी डिस्कस हुआ था कि भाई ओपन लूप और क्लोज लूप को किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। फीडबैक, बिल्कुल सही है, फीडबैक की बेसिस पे किया जाता है। स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप सोच लिए कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी में बाद में आता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी, ओपन लूप कम कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोज लूप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ज़्यादा सर्किटें बनाई जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अलग अलग सिचुएशन हैंडल करनी है भाई, क्योंकि ओपन लूप को एक तरीके से क्या होगा, मैनुअल हो गया भाई, फिक्स हो गया कि ये इनपुट होगा, आउटपुट आएगा, इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट के हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से इनपुट आपका एक्शन चेंज नहीं होगा। स्टेबिलिटी का मतलब जाहिर सी बात है जो क्लोज लूप होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ओपन लूप ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि क्लोज लूप में क्या होता है भाई, एक बार कोई चीज़ बन गई तो ठीक है, बन गई चीज़ें यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एनीवेज सभी के हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, चाहे वो फीडबैक हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे क्या हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा ही होगा, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे, ठीक है। नहीं, ओपन लूप का मतलब है जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में, टोस्टर, वॉशिंग मशीन, ठीक है। हम्म। क्लोज लूप ज़्यादा स्टेबल होता है और ओपन लूप क्या होता है, कम स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब एक तरीके से है कि वो फिक्स हो गया ना, उसमें बहुत ज़्यादा एरर नहीं है, बहुत ज़्यादा एरर नहीं है। एरर के चांसेस किस में हैं, ज़्यादा एरर ओपन लूप में। और क्लोज लूप में तो क्या है, जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हैंडल कर लेगा, अपना एक्शन खुद ही चेंज कर लेगा, तो एरर कम होगी यहाँ पे, तो एरर कम होगी ज़्यादा स्टेबल होगा, एरर ज़्यादा होगी तो कम स्टेबल होगा, ठीक। चलिए, द वे वी ड्रेस एन एग्जाम्पल आप चाहे नॉन वर्बल है यहाँ पे ना, मतलब हम एक तरीके से आप ये कह सकते हैं यहाँ पे ना कि बॉडी, जैसे नॉन वर्बल में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, जेस्चर क्या है, जेस्चर मतलब आप कैसे खड़े हो रहे हो ना, पोस्चर क्या है, ठीक, अपीरियंस क्या है आपका, कैसे कपड़े पहनते हो, ये सब किस में आता है, नॉन वर्बल में आता है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 60, IoT सपोर्ट्स क्लाउड कंप्यूटिंग, बिल्कुल 100%। किसको सपोर्ट करता है, क्लाउड, बिना क्लाउड कंप्यूटिंग का IoT का एक तरीके से कोई स्कोप ही नहीं है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बोला गया था एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है ना, ट्रस्ट, अगर कहीं किसी सिस्टम नहीं बन रहा, अगर ट्रस्ट आपको गेन करना है तो उसके लिए पूरा जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, तो उसी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ठीक है, डेटा एनालिटिक्स देखिए, दो तो हमें समझ में आ रही है, डेटा एनालिटिक्स नहीं होगा तो IoT इसके बिना भी अधूरा है, क्योंकि जो आपका क्लाउड होता है, क्लाउड के अंदर ये भी फीचर, ये भी ऑपरेशन होता है, कौन सा, डेटा एनालिटिक्स, मतलब डेटा को एनालिसिस करना। इतने डेटा हर जगह से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, तो हर एरिया से सेंसर से डेटा आ रहे हैं, तो डेटा को एनालाइज करके फिर क्या करना, एक्शन बताना भाई किस एरिया में क्या करना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे समझो IoT की वजह से हर लोकेशन, हर जियोग्राफिकल एरिया आपस में कनेक्टेड है। तो मैं सिंपल सी बात ये कर रहा हूँ, जैसे आपको किसी जगह जाना है, किसी जगह जाना है, किसी मतलब आपको मनाली जाना है, शिमला, कहीं भी आपको जाना है, या जम्मू कश्मीर कहीं जाना है, तो जैसे होता है कि आप जैसे टिकट वगैरह बुक करते हैं तो आपको पता चल जाता है यार आप किस लोकेशन से हैं, मतलब किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आप उसके आसपास टिकट वहाँ से बुक किए होंगे। तो वहाँ का जो क्या है, इन्वायरमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत मतलब प्रॉब्लम होने वाली है आगे 2-4 दिनों में,
तो आपको एक सजेशन आ जाए आपके फ़ोन पे, आप नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए भाई नहीं वहाँ का मौसम सही नहीं है, तो आप 2-4 दिन रुक जाइए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब एनालिसिस का मतलब होता है भाई वहाँ के डेटा कलेक्ट करके एनालाइज़ किया गया, भाई वहाँ पे आने वाले 4 दिनों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको रोक दिया गया। तो ये एनालिटिक्स हो गई यहाँ पे ना। तो ये सब तो IoT में होना भी चाहिए जब IoT सिस्टम बन रहा है। तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा, सही ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। MQ, ये तो यार अपने प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इस पर करी है, ठीक है। MQ135 सेंसर, तो AI डिटेक्टर क्या है, सेंसर है, गैस सेंसर, हाँ बिल्कुल गैस सेंसर है। कैटेगरी में किस में आता है, गैस सेंसर की कैटेगरी में ही तो आता है। क्या मेनली इसके लिए क्या बोला गया था, पोल्यूशन को क्या करता है, सेंस करता है, पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगर सी सही है तो यहाँ बी और सी तो दिख ही रहा है, दोनों बिल्कुल क्या है, सही है। तो आप MQ135 के को हमने जब यूज किया था, ठीक है, तो हमने वहाँ बताया था कि मेनली 3 पिन यहाँ पे हैं, ठीक है। और उसके बाद अमोनिया को भी ये डिटेक्ट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कर सकता है, बेंजीन, स्मोक या कुछ और ऐसी गैसेस हैं जिनको ये क्या कर मॉनिटर कर सकता है यहाँ पे ना। तो एयर पोल्यूशन मॉनिटर करता है। आप सब AI डिटेक्टर नहीं है, AI डिटेक्टर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट XYZ, यार एरे सही नहीं बना, ठीक है। पहले बात एरे ऐसे बनना चाहिए, और इंसलाइजेशन ऐसे होता है, मैंने करवाया था ना यहाँ पे, जब एरे पढ़ाया गया था तो वहाँ पे जो वैल्यू पास करी जाती है तो हमेशा करली ब्रेसेस में पास करी जाती है, 10, 20, 30, 40। यहाँ भी एरर है। और XYZ में ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, एरे हमेशा जब बनता है, चाहे वो बने चाहे वो एक्सेस हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। आपने लिस्ट वगैरह भी पढ़ा होगा, तो लिस्ट वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है। तो वो 100% क्या है, कंपाइल टाइम एरर है। उसको अगर हटा देते, सब एरर ना होती तो 20 आता। क्या आता, क्योंकि इंडेक्स 0, 1, 2, 3 होता, तो आंसर क्या आता आपका 20 आता। बट यहाँ पे इतनी एरर्स हैं तो कंपाइल टाइम एरर ही आप हिट करिए यहाँ पे। नेक्स्ट, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेट्स अबाउट एंड प्रेडिकेट्स टॉक अबाउट। अच्छा, मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या सेंटेंस में कम्युनिकेट करता है ना, अबाउट प्रेडिकेट। अच्छा, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये भी वही है, कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट का मतलब ये होता है एक तरीके से जिसके बारे में बात होती है ना, सेंटेंस में जैसे कुछ भी होता है तो जो सब्जेक्ट मतलब करता है, नहीं बोलते ना करता, मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो काम कर रहा है एक तरीके से, जो मेन पर्सन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना। जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू ना, ही गोज अगर सिंपली मैंने बोल दिया टू मार्केट जो भी है, तो ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मार्केट जा कौन रहा है, ही, राम है तो राम। अब यहाँ पे ये बाकी सब क्या हो गए, प्रेडिकेट, बाकी सब क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। काम क्या हो रहा है वो प्रेडिकेट बताता है, काम कर कौन रहा है वो सब्जेक्ट बताता है। मतलब पूरे सेंटेंस में ना देखा जाए तो जो मेन पर्सन है, यहाँ पे ना एग्जैक्टली, तो वो आपका राम हो गया, और जो काम हो रहा है क्या हो रहा है उसके अलावा से हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉग बार्क लाउडली, कुत्ता जोर से भौंकता है, तो कुत्ता क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है। तो अगर यहाँ थोड़ा सेंटेंस को समझा जाए तो पहला क्या है, इन सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेट्स अबाउट, सब्जेक्ट कम्युनिकेट्स अबाउट सेंटेंस, प्रेडिकेट सेंटेंस वर्ब, एंड प्रेडिकेट टाक अबाउट ना। तो इसका मतलब है जो डॉग है, यहाँ के हिसाब से बात करें, डॉग बॉक्स लाउडली, तो एक मिनट, प्रेडिकेट सेंटेंस है, सब्जेक्ट कम्युनिकेट्स अबाउट प्रेडिकेट, नहीं, सब्जेक्ट कम्युनिकेट्स अबाउट सेंटेंस, हाँ यहाँ पे सेंटेंस है। तो जो सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेट करता है किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में, और प्रेडिकेट टॉक अबाउट सब्जेक्ट, होना क्या है वो सब्जेक्ट है, तो प्रेडिकेट ये बताता है, और सेंटेंस के बारे में कम्युनिकेट कौन करता है, आपका सब्जेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी सेंसर रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, DHT11 एक ह्यूमिडिटी सेंसर है, बल्कि ये टेम्परेचर भी सेंस करता है और ह्यूमिडिटी भी करता है ना, कौन आपका DHT11। ये प्रैक्टिकली भी एक बार देख लीजिएगा इसको प्रॉपर तरीके से जाके। हाइग्रोमीटर भी एक ऐसी डिवाइस होती है जो ह्यूमिडिटी क्या करती है, मेजर करती है ना, कौन आपका हाइग्रोमीटर।
तो जाहिर सी बात है हाइग्रोमीटर भी ह्यूमिडिटी मेजर करती है, ये भी ह्यूमिडिटी मेजर करता है यहाँ पे। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, अब ह्यूमिडिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा, पीपीएम लिखा रहता है कहीं पार्ट्स पर मिलियन। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ अमाउंट इन वाटर वेपर ना, तो अब आप कह सकते हैं वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब वो ज़्यादा है कि कम है उसके हिसाब से उसका अमाउंट को मेजर करते हैं पीपीएम में। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, खुद से कम्युनिकेट करना, खुद से कम्युनिकेट कोई कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रा पर्सनल, क्या कहते हैं, इंट्रा पर्सनल यहाँ पे ना, ठीक है। तो एक मिनट, खुद से कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन का को क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल मतलब होता है जब या दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या दो से ज़्यादा लोग कर, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल ना। इम्पर्सनल, ये कोई कम्युनिकेशन मतलब कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड नहीं है, और फॉर्मल तो एक आपका क्या है, एक ब्रॉड कम्युनिकेशन टाइप है फॉर्मल ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, जहाँ स्ट्रक्चर्ड में कम्युनिकेशन होते हैं फॉर्मल कहते हैं, जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं। जैसे आप जाहिर सी बात है कहीं पे जा रहे हो, कोई इंटरव्यू है ना, अब यहाँ पे नॉर्मली आप दोस्तों से मिल रहे हो, ठीक है, इनवाइट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो सब क्या है, इनफॉर्मल है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा 66। तो अगेन यहाँ पे है एलडीसी डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले द टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेटा व्हेन ईएन लाइन सोच एंड आरएस लाइन। मतलब यहाँ पे होता है कि एलसीडी जो लाइन है ना, वो उस पर मैं डेटा को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, डेटा को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो अगर उसमें बात करो जो एलसीडी, अगर आपको याद है कुछ आपने यहाँ पे जो एलसीडी पढ़ा था, तो आपको यहाँ पे टोटल 16 पिन थी, कितनी पिन थी, 16 पिन थी यहाँ पे। और 16 पिन में सबसे पहले क्या था, यहाँ पे ग्राउंड पिन थी, जिसे हमने बोला था यहाँ पे क्या, VSS, ठीक है। तो VDD 5 वोल्ट पिन, इसके बाद आपका V0 था कंट्रास्ट पिन, ठीक। फिर आपका था यहाँ पे RS रजिस्टर सेलेक्ट, फिर यहाँ पे था रीड राइट पिन RW, फिर था इनेबल पिन EN, फिर था मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे D0 से D7 तक डेटा पिन, और फिर था आपका एनोड और क्या था, कैथोड। इसके कनेक्शन देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है कौन किससे कनेक्ट होता है, तो मैंने कहा था ये सब किससे होंगे, ग्राउंड से, ये 5 वोल्ट से, ये ग्राउंड से विद 10 के ओम रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर, ये रीड राइट होगा किसी ने डिजिटल पिन से, ये ग्राउंड से होगा रीड राइट यहाँ पे, अगर आपको क्या करना है, राइट करना है, तो ये आपका अगेन डिजिटल पिन से, ये सब डिजिटल पिन से होगा। वो भी हमने यूज किया था 4 बिट डेटा के लिए, D4 से लेकर D7 तक, बाकी सब डिसेबल थे। एनोड किससे होगा आपका, एक 220 वोल्ट रजिस्टर के साथ आपका हो जाएगा 5 वोल्ट से, और ये डायरेक्ट किससे हो जाएगा, ग्राउंड से हो जाएगा। एक कनेक्शन जरूर याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि इसकी बिहाफ पे आप आंसर कर पाएंगे, कोई दूसरा आंसर आएगा तो। अब यहाँ पे जैसे आप सिंपल सी बात है, अगर एलसीडी को टेक्स्ट करना है तो जो आपके पास RS है, RS को किसी डिजिटल पिन से करना है, अगर डिजिटल पिन से करना है तो RS वैल्यू हाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हाई। तो RS इसमें हाई होगा, ये RS हाई है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब EN का जो ट्रांजिशन, इनेबल पिन का जो ट्रांजिशन है वो हमेशा 0 से 1 होगा। 0 से 1 का मतलब है जब भाई इनेबल होगा तभी तो डिस्प्ले कुछ दिखेगा, अगर डिसेबल होगा तो, अगर 1 से 0 मतलब डिसेबल, 0 से 1 मतलब क्या होगा, इनेबल यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ए। इसलिए यहाँ के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया अर्डिनो कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग फॉलोइंग लैंग्वेजेज। अर्डिनो मतलब जो हम लोग अर्डिनो प्रोग्रामिंग करते हैं वो पाइथन में भी कर सकते हैं, C++ में करते ही थे हम लोग यहाँ पे, तो बोथ एंड भी सही है, ठीक है। तो यहाँ के लिए यहाँ कुछ अलग से डिस्कस नहीं करना, अर्डिनो में हम प्रोग्राम किस तरीके से कर सकते हैं। एक और मैक्रो होता है यार, एक और मैक्रो होता है, उसको हम F बोलते हैं, ये भी एक मैक्रो है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब से कोई मैसेज लिखते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट लिखते हैं कोई मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि ये मैसेज प्रिंट हेलो लिखते हैं, हेलो फ्रेंड या कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं हेलो, तो ये जाहिर सी बात है कहाँ जाता है, ये जाता है आपके पास मेमोरी में, मेन मेमोरी में यहाँ पे ना, मतलब SRAM में। कहाँ जाएगा आपका ये हेलो, कहाँ जाके स्टोर होगा, SRAM में, तभी वो डिस्प्ले होगा आकर के स्क्रीन पे, यहाँ पे जहाँ भी सिल मल्टीपल डिस्प्ले कराएंगे तो। लेकिन अगर आप यहाँ F लगा देते हो, क्या लगाते हो, F लगा देते हो, तो फिर से ये कहाँ जाता है, फ्लैश में। कहाँ जाता है आपका, फ्लैश में। F लगाने से फ्लैश में चला जाएगा। तो ये भी एक मैक्रो, क्या है, मैक्रो है। इसका मतलब है कि बोला गया है विच मैक्रो कन्फर्म हेलो फ्रेंड विल बी स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी ना, तो इसका मतलब है F करता है, ये वाले लाइन F ही नाम का ही मैक्रो है, ACN नाम कोई मैक्रो ही नहीं है, ये गलत लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई मैक्रो
है ही नहीं यहाँ पे, तो F एक मैक्रो यहाँ पे, ठीक है। ये भी थोड़ा डिटेल क्वेश्चन था यार। यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कल के पेपर में कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं थोड़े से जो डिटेल्ड होते हैं, तो हमें 90 क्वेश्चन में बहुत पहले फोकस करिए उन पर, और हालांकि मैं बता तो सब रहा हूँ यहाँ पे। देखिए इसके बाद यहाँ पे है कि भाई जो एन IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड, मतलब कौन सा IoT प्रोटोकॉल क्या इसमें से कौन सी लेयर इंक्लूड नहीं करता है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को आप यहाँ पे। जैसे पहला है कि आप प्रोटोकॉल्स दिमाग में रख लीजिए कि IoT में जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जैसे IPv6 है या फिर क्या है 6LoWPAN है, इसको मैं पढ़ाया था कि नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। किस लेयर पे काम करते हैं? नेटवर्क लेयर पे। लिखवाया गया था यहाँ पे ये नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पे बात करी जाए कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं भाई MQTT, COAP, ये सब किस लेयर पे काम करते हैं? सबसे आसान है XMPP, ये सब एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? आपके एप्लीकेशन लेयर पे ना। और ये जो आप ये भी प्रोटोकॉल ही होते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। इसका मतलब है नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल जो जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल IoT प्रोटोकॉल हैं जो काम करते हैं, और लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर भी, एप्लीकेशन लेयर भी है, सेशन लेयर पे नहीं है, सेशन लेयर पे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बोल सकते सेशन लेयर क्योंकि इंक्लूड ही नहीं यहाँ पे है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका? सेशन लेयर। अब मैं एक तरीके से और बता दूं यार, मैंने कहा था IoT हो चाहे इंटरनेट हो ना, ये दोनों किसको फॉलो करते हैं? TCP IP को। किसको फॉलो करते हैं? TCP IP लेयर को। अब TCP IP लेयर में सेशन लेयर होती ही नहीं है, तो वैसे भी प्रोटोकॉल कहाँ से होंगे? जाहिर सी बात है। तो आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार जा करके आप नोट्स देख लो। क्या नोट्स देख लो आप यहाँ पे कि पहले क्या कर लो, पूरी एक लिस्ट देख लो। मैंने पूरी एक टेबल बनवाई है कि अगर एप्लीकेशन लेयर है तो एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एप्लीकेशन लेयर में डेटा को मैसेज कहा जाता है, डेटा को क्या बोला जाता है? मैसेज बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ जो प्रोटोकॉल है ये आपका जैसे FTP, HTTP, COAP, MQTT, XMPP, DNS, वेब सॉकेट, ये सब क्या है आपके इस लेयर प्रोटोकॉल काम करने वाले प्रोटोकॉल है। बस इतना याद रखिएगा। दूसरा मैंने कहा था प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर की ड्यूटी क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर की ड्यूटी क्या है भाई? यहाँ पे इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपका इनक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है, इनकोडिंग, डिकोडिंग होती है। अगर पूछा गया इनकोडिंग किस लेयर पे होती है? सर प्रेजेंटेशन लेयर पे। यहाँ पे और आपको कुछ विशेष याद नहीं रखना इसमें, प्रेजेंटेशन लेयर में इनफ है ना। डेटा मैसेज के फॉर्म में होता है। सेशन लेयर, सेशन लेयर में सारे सिक्योरिटी की बात होती है, एथेंटिकेशन, अथराइजेशन और टाइम इंटरवल सेशन सेट करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, वो सारा काम क्या होता है? सेशन लेयर पे होता है। और यहाँ भी डेटा मैसेज के फॉर्म में होता है, प्रोटोकॉल की बात विशेष नहीं होती। अब यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। मैसेज जो सेंड होना शुरू होता है वो एक तरीके से प्लानिंग कहाँ से होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर से, कि भैया जो आपका मैसेज था वो क्या होगा? सेगमेंट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? सेगमेंट में। तो यहाँ डेटा किस फॉर्म में होता है? सेगमेंट के फॉर्म में होता है। अब उसके बाद यहाँ दो फेमस प्रोटोकॉल थे भाई, TCP और UDP। TCP UDP किस लेयर पे काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। यहाँ की ड्यूटी क्या? सेगमेंटेशन, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल ना, ये सब जो ड्यूटी थी ना, यहाँ सेगमेंटेशन, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे पोर्ट एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेस असाइन करना, ये सब काम किसका था? इस लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसमें बोला गया था रिलेबल सॉफ्टवेयर है, अनरिलेबल है, ये TCP स्लो होता है, ये फास्ट होता है। यहाँ पे सब डेटा पैकेट एक पाथ में जाता है, यहाँ डेटा पैकेट कोई भी किसी पाथ के थ्रू जा सकता है। तो ये रिलेबल है, ये अनरिलेबल है। तो ये सब चीज़ें, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कोई एरर, डेटा पैकेट लॉस होता है तो फिर से रिकवर होता है। यहाँ UDP में कोई डेटा पैकेट रिकवर नहीं होता। ये मैं जो इतनी तेज़ी से चीज़ों को बता रहा हूँ, ये सब आप थोड़ा एक बार रिवाइज करके फिर आइए, तो आपको अगला क्वेश्चन TCP UDP से तो भी काम आपका हो जाएगा यहाँ पे ना। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आप भाई नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में डेटा किस रूट से राउटिंग होती है, क्या होती है वहाँ पे? राउटिंग होती है। राउटिंग, IP एड्रेसिंग, ये सब किसकी ड्यूटी है? नेटवर्क लेयर की। पैकेट के डेटा यहाँ किस फॉर्म में होता है? पैकेट के फॉर्म में होता है। IP एड्रेस वगैरह कहाँ ऐड होता है? इसी पे ऐड होता है। और आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल यहाँ पे IP, IPv4, IPv6, 6LoWPAN, यहाँ तो हार्डवेयर डिवाइसेस, फिर राउटर वगैरह किस लेयर पे काम करते हैं? नेटवर्क लेयर पे। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में जैसे फ्रेमिंग बोला गया था, फ्रेम डेटा किस यूनिट, किस लेयर पे होगा आपका? डेटा लिंक लेयर पे। फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग हो गया, और नोड टू नोड डिलीवरी किसको बोलते हैं? डेटा लिंक लेयर को। हर नोड का एक नाम भी था, जैसे इंड टू इंड डिलीवरी किसको बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर को ना, ठीक है। इंड टू इंड हो गया, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे ये सब किसको बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर को। नोड टू नोड किसको बोलते हैं? डेटा लिंक लेयर को। तो और डेटा लिंक लेयर पे कौन सा हार्डवेयर हैं? जैसे ब्रिज बोला गया था, ब्रिज हो गया आपका, या फिर स्विच हो गया, ये सब किस लेयर पे है आपके पास? डेटा लिंक लेयर पे है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस शार्ट में कर दे रहा हूँ, बाकी एक बार जाके आप उसको रिवाइज करिए पूरा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या? फिजिकल, ऐसे फिजिकल लेयर जाके देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17,
तो 17 में जैसे यहाँ पे डिफरेंस, अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है, इफिल्स और स्विच, आपने जेएस में पढ़ा होगा, सी में हर जगह देखा होगा, ठीक है। तो इफिल्स, तो इफिल्स में क्या होता है, ऐसे देखिए, इफ पाइथन में आपने ये चीज़ देखी होगी, इफ कंडीशन देते हो, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, फिर एल्स और इफ, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, यहाँ पे आने के बाद एल्स लगाते हो लास्ट में। तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे चलता है। इसी को केस से हम लोग लिखना चाहें, केस, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिख देते हैं, n इक्वल 2 लिख देते हैं, अगर 2 होता तो ये काम होगा, 3 होता तो ये काम होगा, 4 होगा तो ये काम होगा। वैसे यहाँ पे केस 1 n यहाँ पे स्विच में पास कर देंगे, केस 2, केस 3, केस 4, ऐसे होगा। तो अब इसमें देखिएगा दोनों लगभग एक जैसे देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफिल्स इनफोर्सेस बाइनरी सर्च। देखिए अब एक यार इस सर्चिंग की बात यहाँ पे हो गई, लीनियर बाइनरी सर्च होता है। लीनियर सर्च मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये डेटा सेट है, अगर ये डेटा सेट यहाँ पे है, ढेर सारे डेटा हैं, ठीक, और जैसे यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 48 है, 52 है, कुछ भी है यहाँ पे, तो आप किसको 30 को सर्च कर रहे हो, पहले इससे मैच कराओ, फिर इससे मैच कराओ, फिर इससे मैच कराओ। अगर आप इस तरह से 1 बाई 1 मैच करा के डेटा को सर्च करो, इसे कहते हैं लीनियर सर्च। क्या कहते हैं, लीनियर सर्च। बाइनरी का मतलब ये होता है कि आप 1 बाई 1 नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे एरे को 2-2 पार्ट में डिवाइड करके सर्च किया जाता है, उसे हम बाइनरी सर्च यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये थोड़ा डिटेल टॉपिक यहाँ पे है, लेकिन मैं लीनियर सर्च का मतलब होता है जब आप सबसे मैच करा के डेटा को सर्च करें, इसे हम लोग लीनियर सर्च कहते हैं यहाँ पे ना। और जब आप एरे को कई पार्ट में डिवाइड कर करके सर्च करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट तरीका है और ये आपका सीक्वेंशियल तरीका है। चलिए अब अगेन यहाँ पे, सॉरी थोड़ा इरेज कर देना, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, अब समझा रहा हूँ। लीनियर बाइनरी थोड़ा सा एक क्लियर हो गया होगा चीज़ें, क्या है लीनियर बाइनरी का मतलब यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा लाइटली रेज कर दूँगा यहाँ पे ना। अब सुनिएगा, तो केस वाले में क्या होता है, केस वाले में क्या होता है कि केस जैसे यहाँ देखिएगा, केस 1 में होता है यहाँ कि अगर पहला केस चेक होगा, अगर ये टास्क कंडीशन सही हुई तो ठीक है, नहीं ब्रेक लिखा रहता है, अगर ये कंडीशन नहीं सही हुई तो क्या हुआ, दूसरा केस चलेगा, तीसरा केस, ऐसे मतलब केस 1 बाई 1 क्या होगा, चलेगा, और जो केस ट्रू होगा सीधे वहाँ से ब्रेक कर जाएगा। यही हाल लीनियर सर्च का होता है, जब एलिमेंट को एक एक मैच कराते हैं, जहाँ मिल जाता है वहीं रुक के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो स्विच केस होता है वो लीनियर सर्च की तरह होता है, तो बिल्कुल सही है। और मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमरस डिसीजन इनसाइड रिफिल्स, मतलब कि ये होता है, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा यार इसको ये स्पेस चाहिए, ठीक है, ये तो समझ में यहाँ पे नहीं आएगा, मीनिंग समझो यहाँ पे यार, क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है कुछ और पूछ लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा हर बार, तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे इस क्वेश्चन का मतलब है कि इफ़ के अंदर हम लोग मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, आर एक्स इक्वल टू आर एक्स इक्वल 3, ये इसका कहने का मतलब है कि मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी यूज न्यूमरस डिसीजन मेकिंग इफिल्स के अंदर, इनसाइड इफिल्स। तो मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर न्यूमरस डिसीजन मेकिंग, स्विच के अंदर भी कर सकते हैं आप, अगर किए हो तो ठीक है, नहीं तो केस 1 एक साथ लिख सकते हैं, केस 2 केस 3 एक साथ लिखेंगे, जो यहाँ पे काम लिखेंगे वो केस 1 भी होगा, केस 2 भी होगा, केस 3 भी होगा। इसका मतलब है ये भी दोनों में हो सकता है, डिफरेंस कहाँ होगा, फिर यही बेटर ऑप्शन होगा, ठीक, कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई कि स्केच मतलब आर्डिनो प्रोग्राम का को किससे सेव करते हैं, डॉट आईएनओ से करते हैं, आईएनओ से करते हैं, किससे करते हैं, आईएनओ से करते हैं। ये आईडी होता नहीं कुछ, डॉक तो आपका एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है, ये एक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ये आपका एन आईओटी डिवाइस कनेक्ट विद अदर इंटरफेसेस यूजिंग कनेक्शंस विच आर, जो आईओटी होता है वहाँ हम वायर्ड से भी करते हैं, वायरलेस से भी करते हैं, मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायर्ड कनेक्शन हुआ ना, फॉर एग्जांपल जैसे ईथरनेट मतलब वायर से यूएसबी वगैरह कनेक्ट करके भी हम काम कर सकते हैं, मतलब आईओटी सिस्टम बना सकते हैं, या सीरियल पोर्ट वगैरह जो आपने पढ़ा था, यूएआरटी I2C SPI, ये सब जो पढ़ा था, इसकी मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस आईओटी सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन जो वाईफाई है, अगर जिगबी है, ब्लूटूथ है, इनका यूज हो रहा है तो वायरलेस, तो दोनों तरीके से हम आईओटी सिस्टम को बना सकते हैं, चाहे वो वायर्ड होगा चाहे क्या होगा, वायरलेस होगा यहाँ पे ना। अब यहाँ 73 थोड़ा सा देखिए, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। यहाँ पे WOT का मतलब होता है वेब ऑफ थिंग्स, क्या होता है, वेब ऑफ थिंग्स यहाँ पे। तो सिंपल सा मतलब ये होता है इसका कि भाई अगर जो वेब है, पूरा वेब है, अगर आप उसको आईओटी नेटवर्क में यूज करा दो, उसी को क्या हम लोग क्या कहते हैं, वेब ऑफ थिंग्स यहाँ पे। मतलब कि आईओटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना ही रहे हैं पूरा प्रॉपर,
सेंसर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए कि जो वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है कि भाई वेबसाइट पे डेटा है कहीं पे और वो IoT नेटवर्क में यूज होना शुरू कर दे, उसे हम लोग बोलेंगे कि ये वेब ऑफ थिंग्स है यहाँ पे। तो वायरलेस इंक्रीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अनरिलेटेड दिख रहा है। वायरलेस ऑफ थिंग्स होता है, सॉरी ये तो ऐसे भी गलत है, वायरलेस ऑफ थिंग्स होता ही नहीं है ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत है। वेब ऑफ थिंग्स होता है, इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी, वेब ऑफ थिंग्स, इंक्रीमेंट काफ़ी, ये सब तो वैसे मीनिंगलेस हो, वैसे आप इसको सही करते। देखिए क्वेश्चन जब देता है थोड़ा डिफिकल्ट ना, तो अगर वेब ऑफ थिंग्स फुल फॉर्म भी जानते रहेंगे तो भी इसका आंसर आप कर ले जाएंगे। इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई किसी ना किसी चीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पे क्या करना, एक तरीके से ऐड करा देना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरऑपरेबल है कि नहीं, उसको सपोर्ट कर रहा है कि सपोर्ट नहीं कर रहा है। एनीवेज ये ऑप्शन आपका कौन सा, सी सही हो जाएगा भाई। विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज इन एविडेंस इन लीगल केसेस, भी तो अभी आया था ना यहाँ पे। नोटिस नहीं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मिनट्स था यहाँ पे, ठीक है क्यों, हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप मिनट्स बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये विच इज नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर, ये देखिए बार बार पता, PIC एक माइक्रो कंट्रोलर है, मतलब पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर मैंने बड़े सारे बताए थे आपको, 8085 फेमस था थोड़ा सा, इसको डिटेल भी पढ़ना जा करके यहाँ पे ना, कि कितना लेंथ कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक, 8085, और 16 बिट की डेटा बस होती है यहाँ पे ना। और बाकी चीज़ें देख लेना यहाँ पे कि रजिस्टर कितने होते हैं, कितने बिट के होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें। ARM एडवांस रिस्क मशीन, फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिस्क, RISC, रिस्क अगेन फुल फॉर्म देखिएगा, और यहाँ पे मशीन, इसका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, तो बड़ा फेमस माइक्रो कंट्रोलर है, इसका भी इन्फॉर्मेशन कल बताई गई थी डिटेल में, आप जाके देख लीजिए, 8 बिट का ये भी होता है, ठीक है। और 8086 16 बिट का होता है, कितने का होता है, 16 बिट का होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रैम रोम कितने की होती है, एक बार जाके देख लेना। तो यहाँ पे सॉरी बोलोगे क्या था, ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये माइक्रो कंट्रोलर, ये भी माइक्रो, तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, सही ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, वो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर IoT, अच्छा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ब्लूटूथ भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिगबी भी है, WiMAX भी है। अगर देखिए ये दोनों है तो जाहिर बात है आंसर नंबर कौन होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। WiMAX देखिए क्या होता है, ब्लूटूथ क्या है, ये आपके पास एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ब्लूटूथ किस लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है ना। और यहाँ पे जो जिगबी है, ये भी ऑलमोस्ट एक जिगबी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि मेश नेटवर्क के लिए डिजाइन की गई टेक्नोलॉजी कौन सा, इसका नाम क्या है, जिगबी है ना। अब इसमें थोड़ा सा इसके बेसिक पे चले जाइएगा, स्टैंडर्ड कई बार पूछा गया है, IEEE वाला ना, IEEE 802.15.4, ये इसका स्टैंडर्ड है। थोड़ा जाग इसका पढ़िए, फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है ना एग्जैक्टली। तो ये अब ये थोड़ा हाई रेंज के लिए होता है, WiMAX क्या होता है आपका, लॉन्ग रेंज के लिए होता है। अगर आपको लॉन्ग रेंज के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, मतलब लॉन्ग रेंज, जैसे स्मार्ट सिटी है, पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है, इनके लिए IoT बनाना है तो आपको क्या यूज करेंगे, WiMAX यूज करेंगे। अगर एक होम ऑटोमेशन की बात हो या रूम की बात हो तो क्या यूज हो जाएगा आपका, ब्लूटूथ और जिगबी वगैरह यूज होगा। तो आंसर नंबर क्या सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल TTL सिग्नल। अब सीरियल सिग्नल पे सोचिए थोड़ा, TTL एक इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर लॉजिक इसका फुल फॉर्म होता है। तो वही सीरियल सिग्नल को क्या करने के लिए, रिसीव और सेंड करने के लिए क्या यूज होता है, एटलीस्ट वन सीरियल पोर्ट थे, सही बात है, कम से कम एक सीरियल पोर्ट होना चाहिए ना। जैसे आर्डिनो यूनो है, उसमें सीरियल पोर्ट है कि नहीं बताइए। यहाँ पे आपके पास 0 और 1 है, मैंने पढ़ाया था, 0 को RX बोलते हैं, रिसीवर पिन बोलते हैं, और 1 को TX बोलते हैं, ट्रांसमीटर है यहाँ पे ना। रिसीवर होगा क्या हो गया आपका, ट्रांसमीटर हो गया। तो एटलीस्ट वन सीरियल पोर्ट सही है। कम्युनिकेट्स ऑन डिजिटल इनपुट्स, 0 RX, हाँ ये तो आर्डिनो यूनो को ही दे दिया है, मतलब बिल्कुल सही है कि अगर डेटा को रिसीव करना है तो 0 से करो, RX से करो, और डेटा को सेंड करना तो 1 या TX से करो। यहाँ पे UART USART, यही तो प्रोटोकॉल है जो मैंने बताया गया था, आस यूनिवर्सल आसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यही ब्लूटूथ में यूज भी हुआ था, कल मैंने इसको रिवाइज भी किया था आपको। आंसर नंबर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे। तो ठीक है, हो जाना चाहिए यहाँ पे ना। सेवेंटी एट ESP, ये देखिए बार बार आ चुका है सामने, ESP8266, इसके फुल फॉर्म वगैरह नहीं होते ना, ये क्रॉनियम वगैरह कुछ ये नहीं पढ़ते, बस कोडिंग होती है यहाँ, मतलब कोड एक होते हैं ESP8266, ये आपका एक वाईफाई मॉड्यूल है, क्या है, वाईफाई मॉड्यूल है, और HC05 के आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल है। अब अच्छा देखिए फंसा दिया यहाँ पे ना, माइक्रो कंट्रोलर तो है नहीं, ये सॉफ्टवेयर है नहीं यहाँ पे। वाईफाई मॉड्यूल देखिए लो कास्ट, यहाँ पे देखिए सर वैसे भी थोड़ा गेस करिएगा, हाई कास्ट नहीं है यहाँ पे, क्या होगा आपका लो कास्ट वाईफाई मॉड्यूल है।
मतलब बहुत ही कम कास्टली होता है। ठीक, तो आंसर नंबर ए यहाँ पे सही होगा। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज कंट्रोल्ड बाई अर्डिनो। अर्डिनो के द्वारा जो डीसी मोटर को कंट्रोल किया जाता है तो कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्या है? पीसीएम, पीपीएम, पीडब्ल्यूएम। अच्छा देखो, जब आप ये किसी डीसी मोटर है, अब जो डीसी मोटर है ये एनालॉग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस तो है, ये कैसी डिवाइस है? एनालॉग डिवाइस है। और एनालॉग डिवाइस को आप, जब एनालॉग आउटपुट डिवाइस होता है उसको आप किससे कनेक्ट करते हो? पीडब्ल्यूएम पिन से। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ना। ये बार बार हुआ है कि जब आपके सामने कोई भी कौन सा डिवाइस आ जाए, एनालॉग आउटपुट डिवाइस आ जाए, तो इसको किससे करेंगे? पीडब्ल्यूएम पिन से। तो डीसी मोटर कैसी डिवाइस है? एनालॉग आउटपुट डिवाइस है, तो जाहिर सी बात उसी के द्वारा कंट्रोल होगी यहाँ पे ना। तो एक बार देख लीजिए, अगर आपके पास कोई डिजिटल इनपुट डिवाइस है या डिजिटल आउटपुट डिवाइस है तो इसके लिए आप यूज करते हैं डिजिटल पिन। अगर एनालॉग इनपुट डिवाइस है जैसे टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, तो उसके लिए आप यूज करते हैं एनालॉग पिन। कितनी होती हैं? 6 होती हैं, A0 से A5। और डिजिटल पिन कितनी होती हैं? 14 होती हैं, 0 से लेकर कहाँ तक? 13 तक। और पीडब्ल्यूएम पिन कितनी होती हैं? 6 होती हैं। अर्डुइनो यूनो की बात कर रहा हूँ जो हम पढ़े हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3, 5, 6, 9, 10, 11। ये पिन कौन सी होती हैं आपकी? पीडब्ल्यूएम होती हैं। उसी डिजिटल पिन में से पीडब्ल्यूएम भी फीचर दिखते हैं उसमें। पीसीएम, अगर यहाँ पे बात सिंपल सी बात करोगे कि देखिए पीडब्ल्यूएम पिन का यूज वहाँ होता है ना जहाँ पे आप एनालॉग आउटपुट डिवाइस पे काम करते हो। जैसे आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना हो, एलईडी की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना हो ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का एक तरीके से पार्ट, मतलब वहाँ पे सब यूज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका कोई रोल नहीं है। पीपीएम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ठीक है। अगेन ये अलग एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम में कॉन्सेप्ट ये सब यूज होता है, यहाँ का नहीं है। अब एक और क्या है आपका? क्यूएएम, इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पे ना, ये टेलीकम्युनिकेशन भी है, यहाँ भी कोई मोटर से रिलेटेड चीज़ें नहीं, मतलब यहाँ पे अनरिलेटेड सारे तीनों के तीनों पॉइंट है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? पीडब्ल्यूएम। माइक्रो प्रोसेसर है फॉलोइंग कंपोनेंट्स एम्बेडेड देम। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर है जो सीपीयू है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। क्या सीपीयू के अंदर रैम होता? नहीं, ये कंपोनेंट तो नहीं होगा। मेमोरी, एक तो जनरल वर्ड है, मेमोरी तो होता नहीं वैसे भी। रोम भी नहीं होता। माइक्रो कंट्रोलर होता तो उसमें रैम भी होता है, रोम भी होता है और फ्लैश भी होता है, सब कुछ होता है वहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू के अंदर ना तो कोई मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब आप ये मत, रजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। सीपीयू के अंदर मैंने लिखवाया हुआ है 3 चीज़ें होती हैं, एलयू, सीयू और रजिस्टर्स होते हैं। मेमोरी कोई नहीं होती वहाँ पे, ना तो रैम ना तो रोम वहाँ पे, ठीक है। विच फीचर डिफाइन आईओटी, यहाँ ऑप्शन कौन सा था भाई? सही, नन ऑफ दिस। क्या सही था? नन ऑफ दिस। 80 में हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। विच फीचर डिफाइन आईओटी, आईओटी इसमें से कौन सी आईओटी की प्रॉपर्टी है? लोकल नेटवर्क प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से आपने पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या पढ़ा था सर? कनेक्टिविटी सर, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, सेल्फ एडॉप्टिव, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, सेल्फ एडॉप्टिव, हेट्रोजेनिटी, डायनेमिक इन नेचर, ये सब ना, स्लीप मोड, ये सब करेक्टरिस्टिक्स थी किसकी? आईओटी सिस्टम के यहाँ पे। तो नॉन चेंजिंग कंडीशन गलत है, कंडीशन चेंज हो। नॉन इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल, नहीं नहीं, हेट्रोजेनिटी है। किस हेट्रोजेनिटी का मतलब है किसी टाइप के डिवाइस किसी टाइप के जगह पे कनेक्शन हो सकता है, मतलब सब एक दूसरे से ऐड हो सकता है, मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सब आपस में लिंक होकर काम कर सकते हैं, तो इंटरऑपरेबल है, ठीक है। नॉन इंटरऑपरेबल नहीं। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, ये ऑप्शन सही है, तो सीधा सीधा पूछा गया। तो एक बार जाके कैरेक्टरिस्टिक्स, अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है हर साल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी में दूसरे तीसरे लेक्चर में आपको पढ़ाया गया होगा, जाके एक बार देख लीजिए वहाँ पे। 82, अ कांस्टेंट कैन बी डिक्लेयर्ड एज, आपको मैक्रो पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कांस्टेंट जो होते हैं आपको 2 तरीके से डिफाइन होते हैं। एक तो मैक्रो से कर लो, हैज डिफाइन, हैज डिफाइन। मैक्रो का नाम यहाँ पे मान लो हम लिखा, जैसे इसमें क्या लिखा गया है, चलो मैं ए रख लेता हूँ, 10 रख लेता हूँ, इस तरीके से कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मेन के अंदर अगर आपको डिफाइन करना है, कहीं नीचे आके करना है, तो कॉन्स लिखना है, इंट लिखना है, ए इक्वल टू 10 लिखना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, 2 ही तरीका है कांस्टेंट को डिफाइन करने का, बाकी सब तरीके जो भी हैं गलत हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने का, ये आपका मैक्रो के द्वारा या तो आप कांस्ट कीवर्ड के द्वारा यहाँ पे। तो कांस नंबर इंडे तो गलत, वैसे भी हाई डिफाइन नंबर 35 ये सही है ना, सॉरी एक तरफ चलो इंग्लिश वाला। अच्छा, ओनली इन वेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया,
ओनली इन वेरिएबल, नहीं नहीं नहीं, कहीं भी वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब ये होता है कि मेन के अंदर आप अक्सर वेरिएबल बनाते हो या कहाँ वेरिएबल आप बनाते हो कि क्या हम सिर्फ वहीं कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, कहीं भी कर, ऊपर भी कर सकते हो, नीचे कहीं भी कर सकते, सॉरी नीचे नहीं, आफ्टर मेन तो नहीं कर सकते, ऊपर मेन के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आप कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के जगह पे नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये गलत है। आफ्टर मेन के आफ्टर तो ऐसे भी नहीं कर सकते आप यहाँ पे। कांस्ट नंबर इंट नहीं है, कांस्ट पर नंबर नहीं होता बल्कि इंट ए इक्वल 35 हो जाता तो सही था, बट ऐसा नहीं लिखा गया। हैज डिफाइन नंबर 30, सही है, ये तो नाम हो गया आपका, जैसे हमने ए रखा था वैल्यू यहाँ पे 10 रखी थी, यहाँ 35 हो, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कांस्टेंट को डिफाइन करने का सही तरीका है यहाँ पे। 83, IoT promotes the creation of IoT terminal industry. IoT promotes the creation of IoT terminal industry. Devices IoT नेटवर्क प्रमोट्स कर रहा है क्रिएशन ऑफ क्लस्टर, यहाँ ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, क्लस्टर यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब IoT के पार्ट हैं यार, डिवाइस नेटवर्क, मतलब IoT क्लस्टर मतलब ये हो गया, इस समझिए कि IoT की वजह से क्या हो रहा है कि एक जो पूरी सिटी है आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई, दूसरी सिटी क्या हो रही है, आपस में कनेक्ट हो गई, तीसरी सिटी आपस में सब कनेक्ट हो गई। इसका मतलब क्लस्टर्स बन गए, क्या बन गए, क्लस्टर्स बन गए, मतलब क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है, सब ग्रुप हो गया, ग्रुपिंग हो गई यहाँ पे IoT की वजह से। तो IoT ग्रुपिंग को बढ़ावा दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें IoT की मदद से सिटी की आपस में क्या हो रही हैं, कनेक्ट हो जा रही हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट 84, रीडिंग इज एन आर्ट टू ब्रिंग इन नॉलेज, इट इज बेसिकली इन कोट्स रीडिंग ट्रांसलेट्स, रीडिंग डिकोड्स बेटर होगा, मतलब जो अच्छा डिकोड कर पाएगा हर चीज़ को, इसका मतलब एक अच्छा रीडर है। तो रीडिंग इज आर्ट टू ब्रिंग इन नॉलेज, हाँ डिकोडिंग की नॉलेज जिसके पास ज़्यादा होगी वो हर चीज़ को अच्छा रीड कर पाएगा। जैसे मैंने कोई इशारा ही किया, कोई संकेत किया, कोई सिम्बोलिक एक्शन किया, तो जो उसको डिकोड कर ले उसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो अच्छे से क्या उसकी मतलब रीडिंग क्या है, बेटर है। तो यहाँ पे डिकोड ऑप्शन सही होगा ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, पैरा लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन दैट डील्स विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज। अब देखिए पैरा लैंग्वेज ना, तो पहले आपको क्या समझना होगा यहाँ पे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरा लैंग्वेज। चलिए देखिएगा, पैरा लैंग्वेज क्या रेफर कर सकते हैं आप, क्या हो सकता है, एक नॉन वर्बल एलिमेंट है किसी स्पीच का, जो बोलते समय कम्युनिकेशन में आप एक तरीके से, जैसे पैरा लैंग्वेज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आप क्या टोन यूज कर रहे हैं कहीं पे, मतलब पैरा लैंग्वेज रेफर क्या कर रहा है, आप जब कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या टोन यूज कर रहे हैं, क्या पिच है आपकी ना, वॉल्यूम क्या है, जिसमें ना कहीं बहुत तेज़ी से लोग बोल रहे हैं वहाँ ज़रूरत भी नहीं बोलने की, रेट ऑफ स्पीच क्या है, मतलब आप बहुत तेज़ी तेज़ी बोल रहे हैं कि बहुत स्लो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर रुक रहे हैं, पॉज कैसे ले रहे हैं, ठीक, वही प्रोसेस हो गया आपका ना। ये सब चीज़ें को अगर हम कंबाइन करें तो इसी को हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक तरीके से पैरा लैंग्वेज इन्हीं सबको क्या कर रहा है, रेफर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो इसी को एक नाम दिया जाता है वोकैलिक्स, क्या नाम दिया जाता है इन सबको, अगर इसको हम लोग क्या कलेक्टिवली बोलें जिसको क्या बोलते हैं, वोकैलिक्स। तो वोकैलिक्स का मतलब हो गया आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन में दिया है क्या क्या, पोएट्री, प्रोसोडी, हैप्टिक्स, ओकैलिक, ओकैलिक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पोएट्री का मतलब आप तो कह सकते हैं कि यार एक कम्युनिकेशन थियरी से कोई विशेष मतलब नहीं है, एक लिटरेचर फॉर्म है, उसे पोएट्री कहते हैं ना। ये प्रोसोडी ये अनरिलेटेड मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हैप्टिक्स मतलब जैसे आप बिना बोले जैसे टच करके कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से कुछ ऐसे, तो उसे हम लोग हैप्टिक्स कहते हैं ना, बिना बोले, ठीक है, टच करके कुछ आप मतलब किसी एनीवेज यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन का है। तो मैं आई थिंक आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन में डील नहीं करता हूँ फिलहाल, इसको थोड़ा आप देख लेना हैप्टिक्स और इन सब चीज़ों को, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वोकैलिक। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक मिनट, 86 ना, 86, द माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल एक्सेस यूज फॉर, माइक्रो कंट्रोलर जो है आपका आर्डिनो यूनो वगैरह आप बोल सकते हैं यहाँ पे, पावर सप्लाई एक्सटर्नल एक्सेस यूज फॉर
पावर सप्लाई, लैचेस, मेमोरी इंटरफेसिंग, पेरिफेरल्स। देखिए यहाँ पे जो पोर्ट होते हैं ना, जो पोर्ट होते हैं, इन पोर्ट से हम पावर सप्लाई भी ले लेते हैं और पेरिफेरल्स भी कनेक्ट कर लेते हैं। पेरिफेरल मतलब बाकी जो बाहरी डिवाइसेस हैं। लैचेस एक सर्किट होती है, एक सीक्वेंसर सर्किट होती है लैचेस ना, ठीक है, वो एक सर्किट का नाम है लैचेस। और मेमोरी इंटरफेसिंग, मेमोरी इंटरफेसिंग ये यहाँ के लिए थोड़ा ये भी डिटेल देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, मतलब कंफ्यूज कर रहा है आपके लेवल पे, चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगी। एक्सटर्नल एक्सेस ना का यूज किया जा रहा है यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में, या यूज होता है आपका कि किसके लिए किया जाएगा, तो मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए। किसके लिए? मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए यहाँ पे, कि बाहर से मेमोरी लगा सकें, बाहर से मेमोरी क्या कर सकें, लगा सकें अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके लिए हमें एक्सटर्नल एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, ये उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कीबोर्ड पिंस वाइल इंटरफेसिंग कैन काज इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है ना, सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं किसकी, इंटरप्ट की। देखिए इंटरप्ट बोला गया था एक ऐसा सिग्नल है, कल भी थोड़ा डिस्कस हुआ था। इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है, कोई काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, उस सिग्नल के द्वारा अगर बीच में से ही वो काम क्या हो जाए, रुक जाए, और उसके बाद किसी सिग्नल की वजह से आपका काम रुक जाता है, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाता है कुछ देर के लिए, उसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू उसे इंटरप्ट कहते हैं। अब हमें किसी काम को ऐसे सीपीयू के अंदर रोकना होता है, तो जिस सिग्नल के द्वारा रोका है उसे इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। और ये बताया गया था कि इंटरप्ट को हैंडल कैसे करते हैं। कोई काम चल रहा है, कोई ज़रूरी काम आ गया, तो यहाँ पे एक सिग्नल आएगा, इस काम को रोकेगा, कंट्रोल जाएगा यहाँ पे इस प्रोग्राम पे, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिवर्स होकर यहाँ पे आएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें एक सिग्नल की ज़रूरत होती है प्रोग्राम को रोकने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। यहाँ पे उसमें टाइप्स ऑफ इंटरप्ट बोला गया था कि अगर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल, इंटरनल ना, ये सब चीज़ें, तो अगर हार्डवेयर डिवाइस की वजह से जैसे प्रोग्राम रन कर रहा है, रैम क्रैश हो गई, पावर चली गई, नेट कनेक्शन फेल हो गया, वो सब हार्डवेयर इंटरप्ट हैं। जो प्रोग्राम लिखा है अगर उसमें किसी लाइन की वजह से प्रोग्राम रुक गया, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ठीक है। अगर कोई सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर सीपीयू की वजह से इंटरप्ट हो गया तो इंटरनल है। अगर बाहरी डिवाइस कीबोर्ड माउस की वजह से हो गया, प्रिंटर की वजह से हो गया, तो क्या हो गया आपका, एक्सटर्नल है। मैंने ये चीज़ बोली थी आपसे, मतलब डिटेल में डिस्कस किया आप था इस इंटरप्ट के बारे में ना, तो उसको जाकर वहाँ भी नोट्स जाके आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप जब प्रिंटर से प्रिंट आउट करते हो तो पेपर यहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से एक प्रोग्राम यहाँ छोटा सा दिखता है, पेपर सॉरी आउट ऑफ पेपर ना, पेपर ख़त्म हो गया, या कॉर्टेज में पेपर फंस गया, तो ऐसा जो छोटा सा नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन भी तो एक प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम कब चला होगा, आपका प्रिंट आउट वाला प्रोग्राम चल रहा था, पेपर खत्म बीच में रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो एक छोटा सा प्रोग्राम ये चल गया आपका यहाँ पे, तो ये छोटे से प्रोग्राम को चलाने के लिए प्रोग्राम को रोकना पड़ा, तब ये चला, जब ये चल गया तो फिर से अब इनिशिएट करोगे इस चीज़ को यहाँ पे। तो मतलब इंटरप्ट का मतलब है बीच में एक ऐसा सिग्नल जो बीच प्रोग्राम को रोक दे। बहुत डिटेल तो क्वेश्चन तो नहीं आते, बट यहाँ पे अभी आप समझ में आपको आ जाएगा क्या क्वेश्चन का है, क्या आंसर। कीबोर्ड पिंस वाइल इंटरफेसिंग कैन कॉज इंटरप्ट एज कॉल्ड। तो क्या इंटरप्ट होगा भाई, एक मिनट इसको मैं इरेज तो कर दूँ, ऑप्शन सही देखिए। टाइमर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, कीबोर्ड से है तो एक्सटर्नल हो गया और हार्डवेयर भी हो गया, तो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टाइमर इंटरप्ट होता है, ठीक है, एक टाइम के बाद अगर प्रोग्राम टर्मिनेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइमर इंटरप्ट कहते हैं। और सॉफ्टवेयर मतलब कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से अगर प्रोग्राम टर्मिनेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। लेकिन इंटरफेसिंग इंटरप्ट कोई होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी, 87 का ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्प्रिंग इन अ कंट्रोल वॉल्व ना, अभी एक अलग फंक्शनैलिटी है, ठीक है, तो मैं इसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ। अपोज द, ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत अनरिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन बस याद रखिए, जरूरत नहीं इसकी। IoT devices are vulnerable to attack and threats. One of them is cryptanalysis attack. That means यार क्रिप्टो एनालिसिस अटैक का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग अक्सर जानते हैं कि हमारा जो डेटा होता है इनक्रिप्टेड होता है, क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब है कि मैंने बोला है कि हम लोग जब कोई मैसेज भेजते हैं, इसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, 1 2 3 4 क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। ये आपका साइफर टेक्स्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, इसी को इनक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, इनक्रिप्शन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो आपके पास साइफर टेक्स्ट है यही इंटरनेट पे जाता है,
और उसके बाद फिर उधर जाके डिकोड होकर के फिर से प्लेन टेक्स्ट बन जाता है। तो ये जो साइफर टेक्स्ट होता है इसे हम कहते हैं इनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो एक अगर कोई कहता है क्रिप्टो एनालिसिस अटैक क्या है, तो क्रिप्टो एनालिसिस अटैक क्या है कि जो ये साइफर टेक्स्ट है इसको रीड से तो कर नहीं पाता, इसको डिकोड करने की लॉजिक, इसको रिकवर करने की लॉजिक अगर आपने कहीं से हैक कर ली, कहीं से मतलब कोई सॉरी उन्हें कहीं फाउंड कर ली, तो हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, क्रिप्टो एनालिसिस अटैक किया आपने, क्या कर लिया भाई, वो इंक्रिप्शन को ब्रेक कर दिया आपने, ठीक है। तो वही यहाँ पे है बाय रिकवरिंग द इंक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन ना, सही तो है ये। अगर आप क्रिप्टो एनालिसिस अटैक का मतलब क्या होगा, आपने रिकवर कर दिया किसी तरीके से इंक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन को, इंजेक्ट मैलिशियस कोड नहीं, ये तो एसक्यूएल इंजेक्शन है, एसक्यूएल इंजेक्शन एक होता है, उसका आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन यही मुझे सही लग रहा है, अभी बाकी पढ़ने, फाइंड सिफर टेक्स्ट टू ब्रेक द इंक्रिप्शन, नहीं सिफर टेक्स्ट फाइंड करने, सिफर टेक्स्ट को फाइंड करके हम लोग क्या कर पाएंगे जब तक उसको, चलो अगर ये ऑप्शन ना हो तो इस पर हम बात समझते हैं यहाँ पे, बट ये ज़्यादा रिलेटेबल है। टेम्पर विद द हार्डवेयर नहीं, ये कोई हार्डवेयर पे टेम्पर नहीं करेगा। एरे के चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब एरे को एक्सेस करने के लिए जेड है, एरे बन गया आपका यहाँ पे, ठीक। तो 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे चौथा एलिमेंट मतलब क्या है, 3 वाला इंडेक्स चौथा एलिमेंट हो गया। चलो बाकी देखते हैं। यहाँ पे एरे का जो बेस एड्रेस होता है वही एरे का नाम भी होता है, ये एरे का बेस एड्रेस है 100, तो एरे का नाम दोनों सेम होता है ना, एरे का नेम इज द बेस एड्रेस ऑफ एरे, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंटर आपने बनाया पीजेड, इसमें जेड रहती है, जेड का मतलब एरे का बेस एड्रेस आ गया यहाँ पे, ठीक। तो पीजेड से भी मैं एरे को एक्सेस कर सकता हूँ, जेड से भी कर सकता हूँ। तो जेड+3, तो जेड जेड का मतलब क्या हो गया भाई, जेड+3, जेड मतलब एरे, तो इसका ये भी एक तरीका हो सकता है एक्सेस करने का, बिल्कुल सही है। जेड3 ये तो वैसे करते ही करते हैं, जेड3 तो ऐसे ही तो करते हैं, जेड3, पीजेड, पीजेड मतलब ये, और इस पर रखा हुआ है ये भी सही है। नहीं नहीं, ये तो अनरिलेटेड हो गया, गलत हो गया, तीनों सही है। वो पॉइंटर दिया है, ठीक है, पॉइंटर में ये मैं प्रेफर कर रहा हूँ सी वाला ऑप्शन, वैसे एक्सेस करने के लिए तीनों सही है, ठीक है, बट मैं ये वाला ऑप्शन प्रेफर कर रहा हूँ। कौन सा सी, आप भी सी ही लगाइए, क्योंकि ये पॉइंटर दिया, पॉइंटर वाले को लेके चलते हैं। क्योंकि यार जाहिर सी बात, आप लोग बताओ कभी प्रिंट कराओ तो ऐसे तो प्रिंट कराओगे, एरे के एलिमेंट को चौथे एलिमेंट को प्रिंट कराओ, ऐसे प्रिंट कराओ नहीं कराओगे, ये भी एक तरीका है, सेम वही तरीका है, तो इसलिए मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंटर के फॉर्म में, इस वजह से, और कोई वजह नहीं। इंड्यूरिंग फीचर्स दैट डिस्क्राइब्स द इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड, मतलब कि एक ऐसा फीचर जो किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर एटीट्यूड को दिखा रहा है, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन से इंड्यूरिंग फीचर्स है, एटीट्यूड नहीं, वर्ड ऐसा ही नहीं, एजुकेशन एटीट्यूड से वर्ड गलत हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटस, इंड्यूरिंग फीचर का मतलब ना एक अस्थाई विशेषता, क्यों, पर्सनालिटी ट्रेड्स, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर्सनालिटी ट्रेड्स ना। तो पर्सनालिटी ट्रेड्स एक ऐसा फीचर है जो डिस्क्राइब कर रहा है किसी का बिहेवियर क्या, एटीट्यूड क्या होगा, मतलब उस जो भी आप सिंपली बोल सकते हैं जो उसके व्यक्तित्व लक्षण है ना, व्यक्तित्व जो लक्षण है वो एक एग्जैक्टली अस्थाई करेक्टरिस्टिक्स है उसकी ना, उसका क्या बिहेवियर है वो दिखाने के लिए, यहाँ भी ऑप्शन सही होगा। 91, 91 हो गया, 91 का बी, 92 का क्या है, मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑन विच ओ एस आई एंड टीसीपी मॉडल डिफर्स, ओ एस आई मॉडल इंडिपेंडेंट जेनरिक प्रोटोकॉल, सही है, जेनरिक है मतलब थियोरेटिकल मॉडल है, और ये टीसीपी भी एक्चुअल प्रैक्टिकल मॉडल है, सही है। कम्युनिकेशन मतलब जो आईओटी है और जो इंटरनेट है दोनों किस पे काम करते हैं, किस पे बेस्ड हैं, टीसीपी आईपी। ओ एस आई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटी डिलीवरी, सही है, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा सेंड होना शुरू होता है, एंड टू एंड डिलीवरी इसी को बोलते हैं। ए एन बी बिल्कुल ये सही है। टीसीपी आईपी मॉडल नहीं नहीं, ये तो वो साइम होता है, टीसीपी में 4 लेयर होता है, या तो कहीं कहीं पे 5 दिख जाए तो 5, अगर 4 ऑप्शन नहीं है तो 5 है। बाकी लेयर के नाम कई बार हो चुके हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। और जो यहाँ 4 लेयर होती है उसमें आपका एप्लीकेशन लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन तीनों को मर्ज करके एप्लीकेशन बन गई। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट नेटवर्क इंटरनेट बन गया, और फिजिकल डेटा लिंक लोग मिला के नेटवर्क एक्सेस लेयर बन गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए 92 का ऑप्शन नंबर सी। 93
द फ्यूचर IoT ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन फ्यूचर IoT ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ट्रस्ट हो। ट्रस्ट नाम ब्लॉकचेन आ ही जाता है ऑप्शन में, ठीक है। तो कोई अगर मुझे ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और फ्यूचर ब्लॉकचेन का ही है, बेस्ड ऑन, हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस क्रिटिकल इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइसेज विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन, हाँ, डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब सॉफ्टवेयर से काम होगा। तो ब्लॉकचेन में पूरा काम एल्गोरिथम से चलता है, अपने आप चलता है, कोई ओनर उसको हैंडल नहीं करता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी हैंडल नहीं करती है। तो यार XML तो वैसे भी एक लैंग्वेज का नाम है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, .NET भी एक प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन एक ट्रस्ट प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है। ब्लॉकचेन आंसर क्या होगा, सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ये क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ IoT बेस्ड सिस्टम आर सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर, सभी हैं। ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आर्डिनो यूनो में कितने PWM पिन होते हैं, अभी तो डिस्कशन हुआ था, 6 होते हैं भाई। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, 3, 5, 6, 9, 10 और 11। आर्डिनो व्हाट इज डिफॉल्ट, अच्छा, आपकी बूट लोडर, यही बोला था मैंने, डिफॉल्ट बूट लोडर होता है ना आर्डिनो यूनो का। जो आर्डिनो ID है उसका डिफॉल्ट बूट लोडर कौन है आपका, बूट लोडर मतलब जो प्रोग्राम को लोड करता है ना, यहाँ पे प्रोग्राम जो आप अपलोड करते हो उससे पहले ये बूट लोडर होता है जो प्रोग्राम को अपलोड करता है और इनिशिएट करता है बोर्ड को। यहाँ पे वो सब कौन है, आपटी बूट है। डिफॉल्ट बूट लोडर सही है। एट मेगा 328p बिल्कुल सही, इसी पे काम करता है, बोथ एंड भी ना। यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है। इन अ फंक्शन एन array is passed by एड्रेस रिलोकेशन, कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन आर्गुमेंट, कॉल बाय रेफरेंस ऑप्शन सही होगा। देखिए जब आप आपने पढ़ा होगा 2 तरीके के फंक्शन में, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे तो जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे मान लिया आपने ऐड सम फंक्शन बनाया, उसमें 2 वैल्यू आप पास कर रहे हो, A, B पास कर रहे हो, ठीक है। या तो सम आप यहाँ पास करो 2, 3, इनको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू। जब आप सम में आप एड्रेस पास करो, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ वेरिएबल का एड्रेस जब पास करते हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। और जब कभी एरे कोई पास होता है, जैसे सम में क्या पास हो गया, अरे फंक्शन है, कोई फंक्शन है जिसमें एरे पास हो गया, तो एरे जब पास होगा तो एरे का नाम ही उसका क्या होता है, बेस एड्रेस होता है। अभी मैं अभी जस्ट बता के भी आ रहा हूँ, एरे का नाम उसका बेस एड्रेस होता है। मतलब अगर एरे पास हो रहा है तो क्या पास हो रहा है, बेस एड्रेस। और जब एड्रेस पास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाता है तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंशिएशन पढ़ के जाइएगा। अ लैंग्वेज ऑफ मेमो शुड बी, मेमोरेंडम ना, मेमोरेंडम मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाया गया है ना, मीटिंग या मैंने बताया एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाया गया डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, मेमोरेंडम कहलाता है यहाँ पे, ठीक। तो इनडायरेक्ट नहीं जी, इनडायरेक्ट कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट डायरेक्ट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। सही बात है ना, लूसिड, इजी, कंसाइज, डिफिकल्ट नहीं, नहीं, डायरेक्ट और कंसाइज होना चाहिए ना, कोई डिटेल्ड नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कुछ भी नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पे ना, ये सारी चीज़ें। एक एन एरे इंडेक्स एक्स वाई जी, अरे एरे कहाँ से स्टार्ट भाई, 0 से, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। एरे का नाम उसका बेस एड्रेस होता है। IR सेंसर, सेंसर थोड़ा देख लेना है, 2-4 सेंसर, खासकर टेम्परेचर सेंसर डिटेल में। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है किसके लिए, आपका यहाँ पे अब्सेंस या प्रेजेंस के लिए, कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे, कोई चीज़ वहाँ अब्सेंस है कि प्रेजेंट है, उसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। जैसे एक एरिया में गोल्ड नहीं है कि नहीं, ये पता करना प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कोई मेटल है कि नहीं पता करना, लेबल है ना, यहाँ तक वाटर लेवल के लिए भी क्या यूज होता है आपका, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक। तो IR सेंसर भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ही करता है यहाँ पे, GPS ट्रैकिंग नहीं, मॉइस्चर सेंसिंग नहीं, एनालॉग सिग्नल नहीं, क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। चलिए ठीक है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। इतना रखते हैं, ठीक है। पहले इसको आप पहले वीडियो को जाके देखिए, फिर दूसरे वीडियो को जाके देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको आसान दिखना शुरू हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।